हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अबे आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं सेमेस्टर सेकंड के, उन सभी के एग्जाम चल रहे हैं, चाहे वो बीकॉम ऑनर्स कोर्स में हो या बीकॉम प्रोग्राम कोर्स में हो। उन सभी के पास एक सब्जेक्ट है कंपनी लॉ। आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं उसकी यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक की एक वन शॉट रिवीजन वीडियो, जिसमें मैं आपको पांचों यूनिट डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। उनके नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं और सभी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, जिससे आपके एग्जाम में आप उनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवा दूंगा जो जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ सभी व्हाट्सएप ग्रुप और जो भी आपके ग्रुप से उनमें शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। यूनिट नंबर 1 का नेम हैगा आपका इंट्रोडक्शन हैगा कंपनी लॉ सब्जेक्ट से। सबसे पहले मीनिंग समझना है, कंपनी होती क्या है। कंपनी इज वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म टू अचीव सम कॉमन ऑब्जेक्टिव हैविंग अ सेपरेट from its member with a perpetual succession and a common seal and with capital divisible into transferable share। कंपनी का मतलब क्या होता है, ये एक वॉलेंटरी एसोसिएशन होती है जब कुछ लोग मिलकर जिनका ऑब्जेक्टिव कॉमन हो वो मिलकर एक एसोसिएशन बना ले, उसे कंपनी कहा जाता है, जो कि सेपरेट होती है अपने मेंबर से। इनकी परपेचुअल सक्सेशन होती है। इन सभी का मतलब अभी हम आगे देखेंगे। कॉमन सील होती है और कैपिटल डिविजिबल होती है इन नंबर ऑफ शेयर्स में। जो कंपनी लॉ के अंदर कंपनी की डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है, कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी एग्जिस्टिंग कंपनी लॉ। मतलब जो ऐसी कोई भी कंपनी जो या तो जो अभी एग्जिस्टिंग कंपनी एक्ट 2013 है उसके अंदर फॉर्म हुई है, या जो प्रीवियस वाला कंपनी एक्ट 1956 वाला था उसके अंदर फॉर्म हुई है, उसे कहा जाता है कंपनी। कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। नंबर 1 आता है आपका सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब हो जाता है जो कंपनी है वो अलग होती है अपने मेंबर से, इसकी अलग आइडेंटिटी होती है। इट ऑल टुगेदर अ सेपरेट लीगल एंटिटी इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स मेंबर थ्रू कंट्रोल बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और इसे कंट्रोल कौन करता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो इसे कंट्रोल करते हैं। सेकंड है आपका परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब इट्स मेंबर मे कम एंड गो बट कंपनी गो ऑन फॉर एवर एंड रिमेन द सेम एंटिटी। इसके जो मेंबर हैं वो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन इससे कंपनी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर डज नॉट अफेक्ट द कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उससे कंपनी बंद नहीं होती है, कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल पर्सन। द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट फंक्शन दो इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, मतलब उसे पार्लियामेंट के जो एक्ट हैगा उसके अंदर बनाया जाता है, कोई नेचुरल बर्थ नहीं होता, इसलिए इसे आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। और इसे मैनेज कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसे मैनेज करते हैं। नेक्स्ट हैगा लिमिटेड लाइबिलिटी। एनी पर्सन कैन पार्टिसिपेट इन शेयर ऑफ कंपनी एंड ऑफ एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी एंड लिमिट्स इट्स लाइबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ हिज पार्टिसिपेशन। ये बोला गया है कोई भी कंपनी का मेंबर बन सकता है और सिर्फ उसकी लाइबिलिटी उतनी होती है जितनी उसने पार्टिसिपेशन के टाइम पर, मतलब अब मेंबर बनते टाइम जितने के लिए कहा होगा, चाहे शेयर लिए हो तो शेयर की अमाउंट तक, या फिर अगर गारंटी दी हो तो गारंटी के अमाउंट तक उसकी लाइबिलिटी उतनी होती है, उससे ज़्यादा लाइबिलिटी नहीं होती है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है। नेक्स्ट है कॉमन सील। द कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस अंडर इट्स ओन कॉमन सील। जो कंपनी जैसे किसी पर्सन के सिग्नेचर उसके एक तरीके से ऑथराइज करते हैं कोई भी चीज़, उसी तरीके से कंपनी को अगर किसी चीज़ का ऑथराइजेशन देना होता है तो वो अपनी कॉमन सील के जरिए देती है। नेक्स्ट टॉपिक है जो आपके सिलेबस में आएगा वो है टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में पढ़ना है। नंबर 1 है आपका प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 50, प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज। कोई भी प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती है, वो कंपनी जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल है वो प्रिस्क्राइब कर रखी हो, मतलब बताई गई हो। उसके अलावा उसके जो शेयर्स हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, मतलब हर किसी को शेयर से ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते। जो मिनिमम नंबर होंगे वो 50, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर रहेंगे वो 50 हैगा, 50 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते प्राइवेट कंपनी में। और ना ही वो पब्लिक से पैसे ले सकती हैं, एज अ जो शेयर इशू करके पैसे नहीं ले सकती प्राइवेट कंपनी।
नेक्स्ट है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ऐसी कोई भी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी कहलाती है आपकी। नेक्स्ट टाइप आता है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच इज नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बोथ दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है? ऐसी कोई भी कंपनी जिसमें 51% या उससे ज़्यादा का शेयर कैपिटल किसका हो, या तो स्टेट गवर्नमेंट ने ले रखा हो या सेंट्रल गवर्नमेंट ने, या दोनों ने हाफ हाफ ले रखा हो, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो 51% से ज़्यादा शेयर में, तो फिर उसे गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। नेक्स्ट आती है फॉरेन कंपनी। इट मीन्स एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच हैज एस्टेब्लिश्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ऐसी कोई भी कंपनी जो कि इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब बनी है, लेकिन वो अपनी बिजनेस कहाँ कर रही है? इंडिया के अंदर कर रही है, उसे फॉरेन कंपनी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है 1% कंपनी। 1% कंपनी इज अ कंपनी इन विच होल शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। ऐसी कोई भी कंपनी जिसमें पूरी की पूरी शेयर कैपिटल सिर्फ एक ही पर्सन के पास हो, उसे कहा जाता है 1% कंपनी। नेक्स्ट टाइप है स्मॉल कंपनी। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन है स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। कोई भी पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती है। अदर देन पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी आती है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल हो वो कितनी हो? 50 लाख से कम हो, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? 10 करोड़ तक हो सकती है। उसके अलावा जिसका टर्नओवर कितना हो, 2 करोड़ से रुपए से लेकर के 200 करोड़ रुपए तक का, वो 100 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर हो सकता है, तब उसे पब्लिक स्मॉल कंपनी कहा जाएगा। अगर इस लिमिट से वो ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो स्मॉल कंपनी नहीं रहती। नेक्स्ट आती है एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें किसी दूसरी कंपनी की सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, उसे एसोसिएट कंपनी कहा जाता है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होती है अभी आपको पता लगेगा, देखिए। बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड जॉइंट वेंचर। लेकिन जो एसोसिएट कंपनी होनी चाहिए वो किसी की सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए, और इसमें जॉइंट वेंचर को इंक्लूड किया जाता है। अब देखिए, सबसे पहले सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होती है? मींस कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर और कंट्रोल ऑफ पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन अंडर एन अरेंजमेंट। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब ये होता है कि अगर किसी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में 20% या उससे ज़्यादा की वोटिंग पावर को कंट्रोल कर रखा है, लेकिन वो 50% से कम है, तो उसे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कहा जाता है। और जिस कंपनी की शेयर्स को कंट्रोल कर रखा है उस कंपनी को एसोसिएट कंपनी कहा जाता है। The expression joint venture means a joint arrangement whereby the parties that have joint control of arrangement have right to net assets of the arrangement. Joint venture क्या होता है? जिसमें दो कंपनी या दो दो एसोसिएशन ऑफ पर्सन मिलकर एक जॉइंट कंपनी बना लें, उसे कहा जाता है जॉइंट वेंचर। तो इसमें जॉइंट वेंचर को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट आता है डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट मीन्स इनएक्टिव और इनऑपरेटिव। डोरमेंट का मतलब क्या होता है? इनएक्टिव, या जो चीज़ एक्टिव नहीं है या ऑपरेटिव नहीं है। इट्स गुड टू स्टार्ट अ कंपनी फॉर फ्यूचर परस्पेक्टिव, होल्डिंग प्रोजेक्ट एंड होल्डिंग एन एसेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विदाउट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। तो ऐसी कोई भी कंपनी जो किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनी है, मतलब अभी वो कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर रही है, फ्यूचर में आने वाले समय में वो कंपनी फॉर्म हो चुकी है, लेकिन वर्क करना किसी आगे अगली डेट को स्टार्ट करेगी, अभी उसने वर्क करना स्टार्ट नहीं कर रखा है, तो ऐसी कोई भी कंपनी होती है उसे डोरमेंट कंपनी कहा जाता है। नेक्स्ट है एसोसिएशन फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट। तो इसमें कौन सी कंपनी आती हैं? वो कंपनी जो सेक्शन 8 कंपनीज कहलाती हैं। आपने नाम सुना होगा सेक्शन 8 कंपनी, तो उन्हें कहा जाता है एसोसिएशन फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट। तो सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट विच डील्स विद सेंट्रल गवर्नमेंट होगी परमिशन टू चैरिटेबल कंपनी ऑन विच चैरिटेबल ऑब्जेक्ट टू बी रजिस्टर्ड एज लिमिटेड कंपनीज अंडर दिस सेक्शन। तो ये कौन सी कंपनी होती है? वो कोई भी कंपनी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिन्हें परमिशन देता है फॉर्म होने के लिए। किस लिए फॉर्म होती है? ये चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए जब ये कंपनीज फॉर्म होती हैं। अब क्या क्या चीज़ें प्रमोट कर सकती हैं? तो आर्ट, कॉमर्स, साइंस, या फिर
कोई भी स्पोर्ट्स को, किसी भी एजुकेशन को, इन सारी चीज़ों को जब प्रमोट करने के लिए कोई कंपनी फॉर्म होती है तो उसे सेक्शन 8 कंपनी या फिर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इनको परमिशन कौन देता है? इनको सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन देती है कि ये फॉर्म हो सकती है। ये सिर्फ अपना जो भी प्रॉफिट होगा वो किस लिए यूज़ करेंगी? इन सारे चैरिटेबल ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए अपने प्रॉफिट को यूज़ करेंगी। नेक्स्ट आती है आपकी इलीगल एसोसिएशन। तो नो एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन such number of person as may be prescribed shall form for the purpose of carrying on business। इलीगल एसोसिएशन में कौन सी कंपनीज आ जाती हैं? वो कंपनी जिनकी मैक्सिमम लिमिट डिस्क्राइब करी गई है मेंबर की और उससे ज़्यादा मेंबर हो जाते हैं उस कंपनी में, तो फिर उस कंपनी को आपके इलीगल एसोसिएशन का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ कंपनीज। नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपके सिलेबस में गिवन है वो हैगा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील को समझने से पहले आपको समझना होगा कि कॉर्पोरेट व्हील होती क्या है। तो मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील देखिए, अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड द कॉर्पोरेट व्हील इज अ कर्टेन बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर। जैसा कि अभी आप सभी को ऊपर बताया कि कंपनी है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, अपने मेंबर से अलग होती है। तो जो कॉर्पोरेट व्हील होती है एक तरीके से वो किसका काम करती है? कर्टेन, पर्दे का काम करती है। किसके बीच में? कंपनी के और उसके मेंबर के बीच में। मतलब मेंबर्स को छुपा कर रखती है, क्लियरली नहीं पता लगने देती सभी को कि इस कंपनी के मेंबर कौन कौन है। तो उस कंसेप्ट को कहा जाता है कॉर्पोरेट व्हील। कॉर्पोरेट व्हील इज अ लीगल कंसेप्ट दैट सेपरेट द एक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू एक्शन ऑफ कंपनीज मेंबर और शेयर होल्डर। कॉर्पोरेट व्हील एक लीगल कंसेप्ट है जो कि क्या करता है, कंपनी को उसके मेंबर से डिफरेंट कर देता है और किसी को भी पता नहीं लगने देता है कि इस कंपनी के पीछे कौन कौन मेंबर्स हैं। Some members of company sometimes indulge in fraudulent activity and their ingenuity dishonesty let them take advantage। कई बार क्या होता है, कुछ मेंबर जो होते हैं वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं और कंपनी के बिहाफ पर फ्रॉड करने लगते हैं कि कंपनी हमें बचा लेगी, कॉर्पोरेट व्हील का जो कंसेप्ट है वो हमें बचा लेगा इससे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यही केसेस होते हैं जब जब कंपनी की कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जाता है। तो जब भी कोई मेंबर किसी भी फ्रॉडुलेंट या डिसऑनेस्टी वाली एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा तब तब कंपनी की कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जा सकता है। अब कुछ केसेस बताए हैं कब कब लिफ्ट किया जाता है। देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। तो नंबर 1 आता है डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टर और नेचर ऑफ कंपनी। तो इन केस इट इज आइडेंटिफाइड दैट कंपनी इज ओन्ड बाय एनिमीज ऑफ द कंट्री देन द कोर्ट लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील। पहला क्या बताया है, जब हमें कंपनी का कैरेक्टर पता करना हो कि इसके पीछे मेंबर कौन कौन है। तो कई बार क्या होता है, किसी कंपनी के पीछे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि हमारे जिस कंट्री के साथ दुश्मनी चल रही है, वॉर वगैरह चल रहा है, तो उस कंट्री के लोगों को कहा जाता है एनिमीज। एनिमी कंट्री उसको कहा जाता है और जो उसके लोग होते हैं उन्हें एक तरीके से एनिमी माना जाता है। तो अगर वही उस कंट्री के ही लोग किसी कंपनी के पीछे हैं और वो काम कर रही है हमारे देश में, तो फिर इस चीज़ को जानने के लिए जो गवर्नमेंट है या कोर्ट है वो कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकती है। सेकंड आता है बेनिफिट और प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। तो इन केस द कोर्ट में ब्रेक द कॉर्पोरेट शेल ऑफ कंपनी इट इज फाउंड दैट कंपनी इज फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ इवेजन ऑफ टैक्स। क्या होता है, कई बार कंपनी रेवेन्यू बचाने की कोशिश करती है जिससे उनका टैक्स कम हो जाए। तो गवर्नमेंट ये एक्चुअली में जानने के लिए कि एक्चुअल में कितना रेवेन्यू है और क्या सच में कोई टैक्स बचाया जा रहा है, इसे जानने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकती है। नेक्स्ट है इवेजन ऑफ पर्सनल एंड स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। तो कोर्ट में इग्नोर द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी व्हेन इट अपीयर दैट देयर इज इवेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एंड स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन बाय अ पर्सन। क्या होता है, कई बार कंपनी क्या करती है, कुछ जो लीगल लॉज हैं या कोई भी ऑब्लिगेशन है, मतलब जो उनकी लाइबिलिटी है, उसे मानने से मना कर देती है। तो गवर्नमेंट उस केस में, कोर्ट उस केस में क्या कर सकती है, कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकती है और ये देख सकती है कि क्या सारी ऑब्लिगेशन फुलफिल की जा रही हैं या नहीं फुलफिल की जा रही हैं। नेक्स्ट हैगा अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन। तो कोर्ट विल नॉट परमिट रिस्टोरिंग टू डिवाइस और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी टू एवेड वेलफेयर लेजिस्लेशन। अब क्या है, कंपनीज को कंपलसरी होता है कि उन्हें कुछ
लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना कंपलसरी होता है, लेकिन कई बार कंपनी क्या करती है, कॉर्पोरेट विल को ध्यान में रखते हुए इन सभी चीज़ों से बचती रहती है। तो उस केस में भी कोर्ट क्या कर सकता है, कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर सकता है और देख सकता है कि क्या सारी ऑब्लिगेशन जो वेलफेयर से रिलेटेड है वो की जा रही हैं या नहीं की जा रही। नेक्स्ट है डाइवर्जन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो वेयर अ कंपनी इज टू डाइवर्ट द बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी देन द कॉर्पोरेट विल इज लिफ्टेड। अगर कोई कंपनी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहती है तो उस केस में उसकी कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करना पड़ता है। टैग ये आपकी नेम हैगा फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कंपनी क्या होता है, तो फॉर्मेशन मींस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रिएशन ऑफ कॉर्पोरेट बॉडी बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन नोन एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन आइदर कमर्शियल एक्टिविटी और नॉन कमर्शियल एक्टिविटी विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। क्या होता है फॉर्मेशन का मतलब, किसी एक कॉर्पोरेट बॉडी को स्टेबलाइज करना किसी एक पर्सन के द्वारा या फिर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स के द्वारा, जिसे कहा जाता है एसोसिएशन ऑफ पीपल। किस लिए, या तो किसी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, किसी नॉन कमर्शियल एक्टिविटी के लिए गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद, तो उसे कहा जाता है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। स्टेजेस क्या क्या होती हैं फॉर्मेशन की। नंबर 1 आता है प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। द प्रमोशन ऑफ कंपनी रेफर्स टू ऑल दोज स्टेप विच आर टेकन फ्रॉम टाइम टू टाइम from the time of having an idea of starting a company to the time of actual starting of company business। प्रमोशन ऑफ कंपनी का मतलब क्या होता है, जब से आपके मन में आइडिया आया कि हमें कोई कंपनी स्टेबलाइज करनी है, तब से लेकर जब तक बिजनेस स्टार्ट नहीं हो जाता है, तब तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे कहा जाता है कंपनी का प्रमोशन। द पर्सन हु थिंक ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी एंड टेक नेसेसरी स्टेप इन इट्स फॉर्मेशन आर नोन एज प्रमोटर। जो भी पर्सन के मन में ये आइडिया आता है बिजनेस स्टार्ट करने का और जो सारे नेसेसरी स्टेप लेता है उसको फॉर्म करने के, उसे कहा जाता है प्रमोटर। नेक्स्ट स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। तो इफ द कंपनी इज फॉर्म्ड एज अ पब्लिक कंपनी, any 7 or more person associated for any lawful purpose may form the same, getting it registered with ROC. A company is to be formed as a private company and 2 or more person may get the same registered. रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन के लिए क्या जरूरी होता है, अगर कोई पर्सन पब्लिक कंपनी क्रिएट करना चाहता है तो उसे 7 या 7 से ज़्यादा लोग मिलकर उसे रजिस्टर करवा लें आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, तो वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। या फिर अगर कोई प्राइवेट कंपनी बनाना चाहता है तो फिर 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर उसे इनकॉर्पोरेट करवा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास रजिस्टर करवा लें तो वो प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। नेक्स्ट आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो a company come into existence when it registered and a certificate of incorporation is issued by registrar of company. Thereafter the company becomes entitled to commence its business। commencement of business कब से होता है, तो जब कंपनी अपने आप को रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवा लेती है और जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, जिसे कहा जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इशू कर देता है, उसके बाद से कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एडवांटेज क्या क्या होते हैं, किसी भी पर्सन को किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट क्यों करवाना पड़ता है। तो नंबर 1 आता है कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस हो जाती है, मतलब जो कंपनी है वो अपने मेंबर से अलग हो जाती है, मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। नेक्स्ट है लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर सब्सक्राइब टू कंपनी शेयर कैपिटल। मेंबर्स की लाइबिलिटी सिर्फ कितनी रह जाती है, जितनी उन्होंने शेयर सब्सक्राइब कर रखा है, जितनी अमाउंट का उतनी उनकी लाइबिलिटी रह जाती है। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबल शेयर। तो शेयर इन अ कंपनी कैन बी ट्रांसफर्ड इजिली विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर मेंबर। और अगर कोई पर्सन अपने शेयर्स को ट्रांसफर करना चाहता है तो फिर वो इजिली ट्रांसफर कर सकता है। इसके अलावा परपेचुअल सक्सेशन। तो अ कंपनी क्या हो जाता है, परपेचुअल सक्सेशन होती है, मतलब फिर उसमें मेंबर आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन उससे कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है वो अफेक्ट नहीं होती है। उसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ कंपनी कैन बी वेस्टेड इन प्रोफेशनल एंड मेंबर ऑफ कंपनी कैन अपॉइंट कैपेबल पर्सन। जो मैनेजमेंट है उसे फिर कौन करता है कंपनी का, कुछ प्रोफेशनल लोग जिन्हें कहा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो कंपनी को संभालते हैं, जो कि किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, मेंबर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट है कैपेसिटी टू sue एंड बी sued। अ कंपनी बीइंग अ बॉडी कॉर्पोरेट कैन sue एंड sued इन इट्स ओन नेम। अब उस इनकॉर्पोरेशन होने के बाद कंपनी किसी के ऊपर भी केस फाइल कर सकती है और कंपनी के ऊपर कोई भी केस फाइल कर सकता है। ठीक है, इसलिए कंपनी का इनकॉर्पोरेट होना जरूरी है।
फिर हैगा डिसएडवांटेज ऑफ नॉन रजिस्टर्ड कंपनी। तो अगर कोई कंपनी रजिस्टर नहीं करवाती है अपने आप को, तो फिर उसके पास क्या क्या डिसएडवांटेज हो जाते हैं। नंबर 1, व्हेन इट इज नॉट रजिस्टर्ड इट कैन नॉट सी और नॉट सीड इन इट्स ओन नेम। अगर कोई कंपनी रजिस्टर नहीं है तो वो किसी के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकती, कोई उसके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता। सेकंड हैगा इट कैन नॉट सेल और असाइन मॉर्गेज और इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ जनरल बॉडी बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। वो ना ही तो कोई प्रॉपर्टी को बेच सकती है, ना ही खरीद सकती है, ना ही किसी चीज को मॉर्गेज कर सकती है अपने नाम पर। थर्ड हैगा नॉन रजिस्टर्ड कंपनी नाइदर प्रोस्पेक्टस कुड बी इशूड नॉर कुड कैपिटल के बी ऑब्टेन्ड। अगर कोई नॉन रजिस्टर्ड कंपनी है तो वो ना तो प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है और ना ही जनरल पब्लिक से पैसे सब्सक्राइब करवा सकती है, मतलब शेयर इशू नहीं कर सकती कोई नॉन रजिस्टर्ड कंपनी। तो ये तीन तीन डिसएडवांटेज हो गए। फोर्थ हैगा द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज अनलिमिटेड, ईच एंड एवरी मेंबर विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर कंपनीज डेट। अगर कोई नॉन रजिस्टर्ड कंपनी है तो उस केस में जो मेंबर होते हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और जितना भी कंपनी का डेट होगा उसके लिए वो सेवरली और जॉइंटली लायबल होते हैं। तो ये 4 डिसएडवांटेज है अगर कोई कंपनी रजिस्टर नहीं करवाती अपने आप को। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक जो आपको करना है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले इसको समझते हैं। इसकी जो डेफिनेशन दी है एक्ट में वो दी है, मेमोरेंडम मींस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड एज अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परस्यूएंस ऑफ एनी कंपनीज लॉ और दिस एक्ट। मेमोरेंडम क्या होता है? मेमोरेंडम मींस का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि हमने बनाया हुआ है, ओरिजिनली फ्रेम किया गया है और उसे टाइम टू टाइम हम अमेंड करते हुए आ रहे हैं। Memorandum of Association is document which contain rule regarding constitution and activities or object of company। मेमोरेंडम में क्या होता है? रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, किस चीज से रिलेटेड? कंपनी के ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। इट इज अ फंडामेंटल चार्टर ऑफ कंपनी, इट रिलेशन टुवर्ड द मेंबर एंड आउटसाइडर आर डिटरमाइंड बाय दिस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इसे हम कंपनी का चार्टर भी कहते हैं। ये किसके लिए होता है? ये कंपनी के जो मेंबर हैं और जो कंपनी के बाहर के लोग हैं, इन दोनों के बीच में डीलिंग करने के लिए जो डॉक्यूमेंट होता है उसे कहा जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इफ it crosses the framework it act would be constructed as ultra wire and therefore be void। अगर कोई पर्सन, कंपनी का कोई पर्सन या कंपनी इसकी पावर से बियॉन्ड, जितनी पावर मेमोरेंडम में डिफाइन की गई है उससे बियॉन्ड जाकर कोई भी काम करती है तो फिर उसे अल्ट्रा वायर का नाम दे दिया जाता है और वो वॉइड हो जाता है। वो जो भी काम करेगी, चाहे कंपनी करे चाहे कोई मेंबर करे। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइन द एक्सटेंट एंड पावर ऑफ कंपनीज। सिंपली लास्ट लाइन में दिया है, इसका मतलब मेमोरेंडम में क्या होता है, इसमें कंपनी की पावर के बारे में बताया जाता है कि कितनी पावर कंपनी यूज कर सकती है और क्या क्या इसकी पावर्स होती हैं। उसके अगर बाहर जाकर कंपनी कोई भी काम करती है तो वो वॉइड हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम के अंदर क्या क्या चीजें दी गई होती है। नंबर 1 होता है आपका नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में क्या दिया होता है? कंपनी का नाम क्या है, इसको ये किसी और नेम से मैच तो नहीं कर रहा है, कंपनी के नेम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है। सेकंड होता है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, जिसे कहा जाता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। इसमें क्या होता है? एक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होना जरूरी है, जहां पर भी कंपनी अपने सारे बिजनेस से रिलेटेड जो मेन काम है वो वहीं रहेंगे। जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो रजिस्टर्ड ऑफिस में रखे जाते हैं। तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में वो जगह बताई जाती है जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड होता है। थर्ड आता है आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज का मतलब होता है, इस क्लॉज के अंदर ये बताया गया होता है कि कंपनी किस पर्पस के लिए फॉर्म हुई है, क्या एक्टिविटीज कंपनी करना चाहती है। नेक्स्ट है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में क्या होता है? इसमें कंपनी की कैपिटल के बारे में, मतलब कंपनी कितनी कैपिटल ऑथराइज है, उसे कंपनी कितनी इशू कर चुकी है और कितने उसकी पेड अप कैपिटल वगैरह है, ये सारी चीजें इसमें दी गई होती है। नेक्स्ट है लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज में क्या होता है आपका कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी कितनी है, ये सारी चीजें गिवन होती हैं। फिर आता है सब्सक्रिप्शन और एसोसिएशन क्लॉज। इसमें क्या गिवन होता है आपका? कंपनी ने कि कितनी कैपिटल सब्सक्राइब हो रखी है, ये सारी चीजें इसमें सब्सक्रिप्शन क्लॉज में गिवन होती हैं। टोटल 6 क्लॉज होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। ये 6 के 6 आपको पता होने चाहिए क्या चीजें होती है इनमें। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक, अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को आपको अल्टर करना है, मतलब उसमें कोई भी चेंज करना है, अल्टरेशन का मतलब होता है कोई भी अगर आपको चेंज करना है,
तो वो चेंज आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए अल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज, सबसे पहले अगर आपको कंपनी के नेम में कोई चेंज करना है तो उसके लिए अगर आपको मेमोरेंडम में चेंज करना है तो क्या प्रोसेस होता है। अ कंपनी में लेटर इट्स नेम एट A company may later change its name at any time. The only requirement is that change must be by passing a special resolution and by obtaining the approval of central government in writing. क्या बोला गया है, कोई भी कंपनी अपना नेम चेंज कर सकती है किसी भी टाइम, बस उसे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हाँ हम अपना ये नाम चेंज करना चाहते हैं। The change of name must be communicated to the registrar of company within 30 days. अब एक बार अगर अप्रूवल मिल जाता है गवर्नमेंट का तो कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को बताना पड़ेगा कि हाँ हमने नेम चेंज कर लिया है, 30 दिनों के अंदर अंदर ये बताना होगा। On such communication, it becomes the duty of registrar to enter the new name in register of company and to issue a fresh certificate of incorporation with necessary alteration. अब एक बार कंपनी ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी हैगा उसे बता दिया कि हमने ये नेम चेंज करा है, तो ये रजिस्ट्रार की ड्यूटी हो जाती है कि वो उस नेम को चेंज करे और कंपनी को एक न्यू इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू करके दे। फिर आएगा अल्टरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। अगर कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करती है उसके लिए अगर अल्टरेशन करना है मेमोरेंडम में तो उसका क्या प्रोसीजर हो। तो पहला पॉइंट है इसमें चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द सेम सिटी। अगर कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहती है, सेम सिटी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहती है, तो द ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट नोटिस ऑफ सच चेंज मस्ट गिवन टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी विद इन 30 डेज। तो इसके लिए सिर्फ कंपनी को क्या करना पड़ेगा, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है उसके पास 30 दिनों के अंदर अंदर उसे इसके बारे में बताना होगा, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेकंड है चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन सिटी टू अनदर विद इन द सेम स्टेट। क्या बोला गया है, अगर कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एक ही स्टेट के अंदर एक सिटी से दूसरी सिटी में चेंज करना चाहती है तो उसके लिए सच अ चेंज इज रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी मेड बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। द नोटिस मस्ट गिवन टू आरओसी ऑफ कंपनी विद इन 30 डेज। तो अगर एक सिटी से दूसरी सिटी में ले जाना चाहती है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और उसके बारे में आरओसी को बताना पड़ेगा 30 दिनों के अंदर। फिर आएगा चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। सच चेंज इज रजिस्टर्ड कंपनी ऑफ कंपनी में बी मेड बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन एंड ऑब्टेनिंग द कंफर्मेशन ऑफ कंपनी लॉ बोर्ड। ये यहाँ पर वन सिटी हो गया है, वन सिटी की जगह वन स्टेट टू अनदर स्टेट आएगा। यहाँ पर अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कंपनी चेंज करना चाहती है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कंपनी को, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और कंपनी लॉ बोर्ड है उससे इसके बारे में अप्रूवल लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज। अगर कंपनी अपने मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज करना चाहती है, मतलब जिस पर्पस के लिए कंपनी फॉर्म हुई थी उसे चेंज करना चाहती है, तो द कंपनी में चेंज इट्स ऑब्जेक्ट बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन एंड ऑब्टेनिंग द कंफर्मेशन ऑफ कंपनी लॉ बोर्ड। तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और जो कंपनी लॉ बोर्ड है उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 क्लॉजों के बारे में आपको बता दिया। अगर आपको इनका अल्टरेशन करना है, बाकी का जो अल्टरेशन है वो आपके लिए ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, सिर्फ यही 3 इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जो आपको देखना है वो हैगा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स का डॉक्ट्रिन क्या कहता है, द टर्म अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड एंड द टर्म वायर्स मीन्स पावर, दस द अल्ट्रा वायर्स मीन डूइंग एन एक्ट बियॉन्ड द पावर। अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा काम करना जो आपकी पावर से बाहर हो, से कहा जाता है अल्ट्रा वायर्स। तो एन एक्ट अल्ट्रा वायर्स द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इट इज एन एक्ट विच इज बियॉन्ड द पावर गिवन बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कोई भी एक्ट मेमोरेंडम के अल्ट्रा वायर्स का होता है जब जो मेमोरेंडम में पावर्स दी गई हैं उसके आगे बियॉन्ड जाकर कोई काम किया जाए जो कि कंपनी की पावर से बाहर हो, तो उसे कहा जाता है एक्ट अल्ट्रा वायर्स द पावर ऑफ मेमोरेंडम। ठीक है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सच एक्ट इज बियॉन्ड द लीगल पावर ऑफ कंपनी एंड इज इट ऑल्सो नोन एज द अल्ट्रा वायर्स द कंपनी। तो जो ये एक्ट होता है जो मेमोरेंडम की पावर से बियॉन्ड जाकर किया जाता है वो कंपनी को भी, तो ऐसा एक्ट जो कंपनी की पावर से मेमोरेंडम की पावर से बाहर जाके किया जाता है वो कंपनी को भी अल्ट्रा वायर्स करता है और साथ में कंपनी मेमोरेंडम को भी अल्ट्रा वायर्स करता है।
An act which is ultraviolate the director, it can be ratified by जनरल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर। अगर कोई ऐसा एक्ट है जो कि डायरेक्टर्स को अल्ट्रावायलेट करता है, मतलब डायरेक्टर की पावर से बाहर है लेकिन कंपनी की पावर्स के अंदर है, तो फिर जो शेयर होल्डर हैं वो उसे रेटिफाई कर सकते हैं, मतलब ठीक कर सकते हैं। वहीं एन एक्ट विच इज अल्ट्रावायलेट द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इट कैन ऑल्सो बी रेटिफाइड बाई कंपनी मेकिंग नेसेसरी अल्टरेशन। वहीं अगर कोई ऐसा एक्ट है जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्ट्रावायर करता है, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की पावर के बाहर है लेकिन मेमोरेंडम की पावर के अंदर है, तो फिर उसे भी रेटिफाई किया जा सकता है सिंपली स्पेशल आर्टिकल को अल्टर करने के बाद। लेकिन अगर कोई ऐसा एक्ट है जो कि मेमोरेंडम की पावर से ही बाहर है, उसे कभी भी रेटिफाई नहीं किया जा सकता। अब आएगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। तो आर्टिकल का मतलब होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी, मतलब जो कि इस एक्ट के अंदर बनाया गया था और उसे हम टाइम टू टाइम अमेंड करते आ रहे हैं। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर जस्ट आर्टिकल आर द रूल्स एंड रेगुलेशन बाय लॉज फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ द कंपनी। आर्टिकल में क्या होता है, रूल्स रेगुलेशन एंड बाय लॉज, मतलब लॉज दिए गए होते हैं किससे रिलेटेड, कंपनी का जो इंटरनल मैनेजमेंट है उसको संभालने से रिलेटेड लॉज दिए गए होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। तो जो कंपनी के अंदर के मैनेजमेंट को संभालता है उसे कहा जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। वहीं अगर कोई ऐसी चीज़ जो कि कंपनी के बाहर के लोगों के साथ डील करने में हेल्प करती है उसे कहा जाता है मेमोरेंडम। ये डिफरेंस हो जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। अब पॉइंट आता है अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल। जैसे मेमोरेंडम को आप अल्टर करते हैं वैसे ही कभी कभार आर्टिकल को भी अल्टर मतलब चेंज करने की जरूरत पड़ जाती है उसमें। तो वो क्या आपका होता है, A company may by passing special resolution alter its article any time। एक कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कभी भी अपने आर्टिकल को चेंज कर सकती है। इसके लिए कोई अलग अलग स्टेप नहीं है, सिंपल आर्टिकल को अगर चेंज करना है आर्टिकल के अंदर को तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कंपनी को। अ कॉपी ऑफ एवरी रेजोल्यूशन अल्टरिंग द आर्टिकल शेल फाइल्ड विद आरओसी विद इन द 30 days। और अगर जो भी अल्टरेशन किया जाता है आर्टिकल के अंदर उसकी एक कॉपी कंपनी को किसके पास, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है उसके पास फाइल करनी पड़ेगी 30 दिनों के अंदर। इफ 30 days ऑफ पासिंग एंड अटैच एवरी कॉपी ऑफ आर्टिकल इशूड देयर आफ्टर। और साथ में क्या देना पड़ेगा, एक तो जो रिजोल्यूशन में अल्टरेशन किया गया है वो कॉपी देनी पड़ेगी और साथ में जो अल्टर्ड आर्टिकल है मतलब चेंज होने के बाद का जो आर्टिकल है उसकी भी कॉपी एक आरओसी के पास सबमिट करनी पड़ेगी। अब जो चेंज होना चाहिए आर्टिकल के अंदर वो कैसा होना चाहिए, नंबर 1 मस्ट नॉट कन्फ्लिक्ट विद द मेमोरेंडम। ऐसा चेंज नहीं होना चाहिए जो मेमोरेंडम के साथ कन्फ्लिक्ट कर जाए, मतलब उसके साथ एक तरीके से अगेंस्ट हो जाए मेमोरेंडम के। कोई ऐसा चेंज नहीं होना चाहिए आर्टिकल में। सेकेंड है मस्ट नॉट सैंक्शन एनी थिंग इलीगल। कोई भी ऐसा चेंज नहीं होना चाहिए कि आप कोई इलीगल चीज़ मेमोरेंड आर्टिकल में एंटर कर रहे हैं। नेक्स्ट है मस्ट बी फॉर बेनिफिट ऑफ कंपनी, कंपनी के लिए बेनिफिट के लिए होना चाहिए चेंज। नेक्स्ट है मस्ट नॉट इंक्रीज लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, मेंबर की लाइबिलिटी नहीं बढ़ाना चाहिए वो चेंज। नेक्स्ट है अल्टरेशन बाय स्पेशल रेजोल्यूशन ओनली, सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ही ये चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट है अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट व्हेन कंपनी इज कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी। अगर कोई कंपनी पब्लिक से प्राइवेट कंपनी में चेंज होती है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना कंपलसरी होता है। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये क्या होता है, द आउटसाइडर डीलिंग विद कंपनी आर एंटाइटल्ड टू एज्यूम दैट देयर आर इंटरनल प्रोसीडिंग ऑफ द कंपनी आर कन्फर्म्ड एवरीथिंग हैज बीन डन रेगुलरली। जो भी कोई अगर बाहर का पर्सन कंपनी के साथ डील करता है तो उसे ये मानना होता है कि कंपनी के इंटरनल अफेयर्स हैं वो सभी रेगुलरली होते हैं। जो भी काम होने ज़रूरी हैं उस डील से रिलेटेड अगर कोई पर्सन डीलिंग कर रहा है कंपनी के साथ, तो अगर उस डील से रिलेटेड कोई इंटरनल प्रोसीडिंग मतलब इंटरनल वर्क होना ज़रूरी है तो ये माना जाता है कि कंपनी ने पहले वो इंटरनल वर्क ख़त्म कर लिया होगा, उसी के बाद कंपनी के पास पावर आई है कि कंपनी उस आउटसाइडर के साथ डील कर सकती है। तो ये माना जाता है कि कंपनी ने वो सारी चीज़ें रेगुलरली करी हुई हैं। दे नीड नॉट इंक्वायर इनटू द इरेगुलरिटी ऑफ इंटरनल प्रोसीडिंग एज रिक्वायर्ड बाय मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। ये बोला गया है उन्हें अंदर की जो ये इंटरनल प्रोसीडिंग है उनके बारे में इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने ये माना गया है कि जितने भी कंपनी के इंटरनल प्रोसीडिंग है वो रेगुलरली हुई हैं, जो भी इंटरनल काम होने जरूरी हैं वो सारे कंपनी रेगुलरली कर रही है। दिस इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इसी को हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। मतलब जो
इंटरनल प्रोसीडिंग्स हैं वो सही तरीके से हो रही हैं कंपनी की। द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्ट द कंपनी अगेंस्ट द आउटसाइडर। द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सीक्स टू प्रोटेक्ट आउटसाइडर अगेंस्ट द कंपनी। तो ये तो हो गया आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। वहीं क्या होता है, एक इसकी एग्जेम्पशन होती है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। वो क्या करता है, वो कंपनी को बाहर वालों से बचाता है, लेकिन वहीं जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है वो बाहर वालों को कंपनी से बचाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। एक्सेप्शन आएंगी इसकी कुछ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की। देखिए नंबर 1 आएगा नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। तो नंबर 1, वेयर अ पर्सन डीलिंग विद कंपनी हैज एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ इरेगुलरिटी एज रिगार्ड इंटरनल मैनेजमेंट। मतलब अगर जो पर्सन बाहर वाला डील कर रहा है कंपनी के साथ, अगर उसे पता है कि यहाँ कंपनी में ये चीज़ें नहीं हुई है, इंटरनल प्रोसीडिंग अच्छे से नहीं हुई है, वो फिर भी कंपनी के साथ डील कर रहा है, तो फिर उसमें कंपनी की मिस्टेक नहीं मानी जाएगी, उसमें उस पर्सन की मिस्टेक मानी जाएगी और ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वर्क नहीं करेगा। सेकंड है नेग्लिजेंस, वेयर अ पर्सन डीलिंग विद कंपनी को डिस्कवर द इरेगुलरिटी इफ ही हैड मेक्ड प्रॉपर इंक्वायरी ही कैन नॉट क्लेम द बेनिफिट ऑफ रूल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अगर कोई पर्सन है जो कि थोड़ी बहुत अगर इंक्वायरी करता तो उसे पता लग जाता कि यहाँ कंपनी की ये इंटरनल प्रोसीडिंग नहीं हुई है, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा और कंपनी के साथ डील करने लगा, तो फिर इसमें भी वो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वर्क नहीं करेगा और वो पर्सन ही लायबल होगा अगर कोई प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है फोर्जरी। तो the rule in Tarkand case does not apply where a person relies upon a document that turn out to be forged since nothing can be validate forgery। फॉर्जरी क्या होता है, मतलब कोई जो कंपनी के अंदर का पर्सन है या कोई और भी किसी ऐसे पर्सन के साथ उसके साइन वगैरह कॉपी करके कोई ऐसी चीज शो कर दे जो कि पॉसिबल नहीं है, मतलब एक तरीके से इलीगल कोई वर्क कर दे, तो फिर उस टाइम पर भी इंडोर मैनेजमेंट वर्क नहीं करता है और जो बाहर वाला पर्सन है वो ही लायबल माना जाएगा, कंपनी लायबल नहीं होगी इसके लिए। फिर वो सेटलमेंट होगा जिस पर्सन ने फॉर्जरी करी है और जो बाहर वाला है उसके बीच में, कंपनी इसके बीच में कोई लायबिलिटी नहीं आएगी कंपनी के ऊपर। तो ये 3 एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको करना है वो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। तो द MCA 21 प्रोजेक्ट द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर इनेबल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं कंपनी का। जो MCA है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट के थ्रू अब ये चालू कर दिया है कि कोई भी पर्सन अगर कंपनी फॉर्म करना चाहता है तो उसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवा सकता है। इसके 2 प्रोसेस होते हैं, इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड प्रोसेस। एक होती है रन चीज, रिजर्व यूनिक नेम इज अ वेब सर्विस यूज्ड फॉर रिजर्विंग अ नेम फॉर अ न्यू कंपनी और फॉर चेंजिंग इट्स एग्जिस्टिंग नेम। इट वेरीफाई दैट नेम इज यूनिक और इज नॉट। तो रन है कि जो रिजर्व यूनिक नेम करके एक वेब सर्विस है जिसके थ्रू आप अपने कंपनी का नेम रिजर्व करवा सकते हैं, या फिर अगर आपको अपना नेम चेंज भी करवाना है तो भी आप वो चेंज करवा सकते हैं। नेक्स्ट है द सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर CRC, जिसे बोला जाता है में बेस ऑन इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड रिजर्व द नेम फॉर द पीरियड। रन के अंदर CRC वर्क करता है जो कि नेम को देखता है कि इंफॉर्मेशन जो आई है नेम की, क्या वो पहले से तो नेम नहीं लिया गया है, और उसके अकॉर्डिंग आपके नेम को रिजर्व कर देता है। 20 days फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल इन केस द नेम इज बीइंग रिजर्व्ड फॉर अ न्यू कंपनी। अगर नई कंपनी के लिए आप नेम रिजर्व कर रहे हैं तो वो 20 दिनों के लिए रिजर्व होता है। 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल इफ इन केस इट इंक्लूड अ चेंज इन नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। और अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी का नेम चेंज करवाना चाहते हैं तो उसके लिए 60 दिनों के लिए नेम को रिजर्व कर देता है। सिंप्लीफाइड प्रोसेस फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, एस्पाइस करके एक फॉर्म होता है, ये फॉर्म फिल करके आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं। द एस्पाइस मेथड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ कंपनी गवर्नमेंट द कंपनी इट इज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट इन 80 October 2016 इन एम्स टू इंश्योर ईज इन डूइंग बिजनेस एंड रिड्यूस द टाइम इन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ये स्पाइस है जो ये मेथड है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का, जो कि गवर्नमेंट लेकर आई थी कब, अक्टूबर 2016 में, जिसके थ्रू अब आप इजीली कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। चलेगा हमारे पास प्रोस्पेक्टस क्या होता है। तो अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपनी एंड एन इन्विटेशन टू पब्लिक सब्सक्राइबिंग टू देयर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर इज इशूड, दिस इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ये एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है और एक इन्विटेशन होता है जनरल पब्लिक को कि वो कंपनी के शेयर कैपिटल को सब्सक्राइब करें, मतलब कंपनी के शेयर्स को या डिबेंचर्स वगैरह को खरीद लें, उसे कहा जाता है प्रोस्पेक्टस। प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू अ प्रोस्पेक्टस बिकॉज दे आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब देयर शेयर।
जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती हैं। क्यों इशू नहीं कर सकती हैं? क्योंकि उन्हें प्रोहिबिट किया जाता है, मतलब रोका जाता है कि वो जनरल पब्लिक है उनसे शेयर सब्सक्राइब नहीं करवा सकती। ओनली पब्लिक कंपनी कैन इशू अ प्रोस्पेक्टस, सिर्फ पब्लिक कंपनी ही प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। अब प्रोस्पेक्टस मस्ट बी फाइल्ड विद आरओसी बिफोर इट इज इशूड टू पब्लिक। जो प्रोस्पेक्टस होता है उसे हम पहले रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास सबमिट करेंगे, उसके बाद ही उसे जनरल पब्लिक को इशू करेंगे। A company must get minimum subscription within 120 days from the issue of prospectus. If fails to obtain minimum subscription from the public within specified period, then the amount already received from public is returned. क्या बोला गया है कि अगर 120 दिनों के अंदर जितनी लिमिट होती है प्रोस्पेक्टस की कि इतना मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, अगर 120 दिनों के अंदर उतना सब्सक्रिप्शन नहीं आता है तो फिर जितनी भी अमाउंट कंपनी ने रिसीव करी होगी पब्लिक से, कंपनी को उसे सारी को वापस करना पड़ेगा। अब जो ये प्रोस्पेक्टस होते हैं ये हमारे पास दो तरीके के हैंगे। हमारे सिलेबस में होते तो कई टाइप के हैं, लेकिन हमें जो पढ़ने हैं वो दो तरीके के हैं। फर्स्ट हैगा सेल्फ प्रोस्पेक्टस। तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस मीन्स अ प्रोस्पेक्टस इन रिस्पेक्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ क्लास ऑफ सिक्योरिटी इंक्लूडेड देयर इन आर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन इन वन और मोर इशू ओवर अ सर्टेन पीरियड विदाउट द इशू ऑफ फर्दर प्रोस्पेक्टस। क्या होता है, अगर कंपनी जल्दी जल्दी सिक्योरिटीज इशू करना चाहती है, कि उसे पता है कि हमें जल्दी जल्दी सिक्योरिटीज इशू करनी पड़ेंगी, तो फिर कंपनी क्या कर सकती है, सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। इस प्रोस्पेक्टस के इशू होने के बाद कंपनी को हर बार न्यू सिक्योरिटीज को इशू करने के लिए एक अलग प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना पड़ेगा, पुराने वाले ही प्रोस्पेक्टस से काम चल जाएगा। सेल्फ प्रोस्पेक्टस रिमेन वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year दैट स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटी अंडर द प्रोस्पेक्टस। जो सेल्फ प्रोस्पेक्टस होता है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। 1 साल के अंदर अगर कंपनी कितनी भी सिक्योरिटीज इशू करे उसे दोबारा से प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। Through the company is required to file an information memorandum if any change occur with respect to financial position or other relevant aspect between the first offer of security and succeeding offer of securities। अगर कंपनी ने एक बार सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया और अब जब कंपनी दोबारा सिक्योरिटीज इशू कर रही है, उसके बीच में कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चेंज आता है, तो उसे कंपनी को किस में बताना होगा, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम सबमिट करना होगा। न्यू प्रोस्पेक्टस सबमिट करने की जरूरत नहीं है। दूसरे टाइप का जो हमें पढ़ना है वो है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। तो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस मींस अ प्रोस्पेक्टस व्हिच डज नॉट हैव अ पर्टिकुलर ऑन द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज एंड द क्वांटम ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन। ये एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें हमें ना तो सिक्योरिटीज के बारे में बताया जाता है कि कितनी सिक्योरिटीज इशू कर रही है कंपनी, और ना ही प्राइस बताया जाता है कि कितनी प्राइस पर इशू कर रही है। सिर्फ एक तरीके से ये हम कह सकते हैं मेमोरेंडम होता है जिसमें हमें सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कंपनी सिक्योरिटीज इशू करना चाहती है, लेकिन उससे के अलावा और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। अ कंपनी प्लानिंग टू मेक अ पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज इज अलाउड टू इशू अ रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस बिफोर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस दैट कंटेन ऑल डिटेल ऑफ प्राइस एंड क्वांटम ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड। तो अगर कंपनी ने एक बार अगर रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया तो उसके बाद जब भी कंपनी पब्लिक को इशू करेगी उससे पहले कंपनी को एक बार दोबारा से प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा जिसमें क्वांटिटी और प्राइस के बारे में बताया जाएगा शेयर्स के। नेक्स्ट कंसेप्ट है जो आपके सिलेबस में आएगा वो आएगा मिस स्टेटमेंट इज प्रोस्पेक्टस। मतलब अगर प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई गलती हो जाती है तो उसका क्या होगा, अ स्टेटमेंट इंक्लूडेड इन प्रोस्पेक्टस डीम टू बी अनट्रू इफ। एक स्टेटमेंट जो भी प्रोस्पेक्टस में दी गई है उसे कब अनट्रू माना जाएगा, अगर द स्टेटमेंट इज मिसलीडिंग इन द फॉर्म ऑफ कंटेक्स्ट इन विच इंक्लूड इन प्रोस्पेक्टस। अगर वो जो स्टेटमेंट है वो मिसलीड कर रही है किसी को, या फिर द ओमिशन ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ प्रोस्पेक्टस ऑफ एनी मैटर इज कैलकुलेटेड टू मिसलीड। या फिर प्रोस्पेक्टस में कोई ऐसी चीज देने से छुपा दी गई है, मतलब नहीं दी गई है जो कि देना जरूरी था, जिससे कोई पर्सन का डिसीजन चेंज हो सकता है, तो फिर उसे कहा जाएगा कि वो मिस स्टेटमेंट हुई है प्रोस्पेक्टस में। इफ देयर इज एनी मिस स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट इन प्रोस्पेक्टस विच इज मिसलीडिंग दिस में अराइज। अगर प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई ऐसी मटेरियल इंफॉर्मेशन को मिसलीड किया गया है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी थी, तो उस केस में दो तरीके की लाइबिलिटी आती है। पहली आती है हमारी सिविल लाइबिलिटी। तो अ पर्सन हु हैज इंड्यूस्ड और सब्सक्राइब फॉर शेयर ऑन फेथ ऑफ मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस हैज रेमेडीज अगेंस्ट दी। तो अगर कोई सी भी पर्सन ने उस मिसलीड इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं तो उसके पास सिविल लाइबिलिटी आती है, जिसमें वो कंपनी से क्या कर सकता है, रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन, या तो कंपनी से कह सकता है कि मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं है, ये ऑफर कैंसिल करो, या फिर उसके अलावा डैमेजेस को क्लेम कर सकता है। फिर डायरेक्टर, प्रमोटर और एक्सपर्ट के अगेंस्ट क्या लाइबिलिटी आती है, तो कंपनसेशन फॉर अनट्रू स्टेटमेंट, उनसे कंपनसेशन मांगा जा सकता है। डैमेजेस फॉर ओमिशन, ओमिशन के लिए डैमेज मांगा जा सकता है कि तुम डालना भूल गए उसका डैमेज दो,
या फिर डैमेज फॉर फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन, जो फ्रॉड मिसरिप्रेजेंट करा है उसके लिए भी उनसे डैमेज मांगा जा सकता है। सेकंड टाइप की लाइबिलिटी आती है क्रिमिनल लाइबिलिटी। तो क्रिमिनल लाइबिलिटी मींस पनिशमेंट गिवन बाय वे ऑफ जेल, टर्म ऑफ पेनल्टी और बोथ। क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या होती है? जब किसी पर्सन को जेल दे दी जाए या फिर पेनल्टी लगा दी जाए या फिर दोनों चीजें करी जाए तो उसे कहा जाता है क्रिमिनल लाइबिलिटी। दस द कंपनी कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर क्रिमिनल लाइबिलिटी। तो कंपनी को तो क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए लाइबल नहीं किया जा सकता, लेकिन जो प्रोमोटर होते हैं और डायरेक्टर होते हैं वो उनके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी आ जाती है। किस लिए आती है? लाइबिलिटी फॉर अनट्रू स्टेटमेंट, जो उन्होंने अनट्रू मतलब गलत स्टेटमेंट दी है प्रोस्पेक्टस में, उसके लिए। पेनल्टी फॉर फ्रॉडुलेंट इंड्यूसिंग पर्सन टू इन्वेस्ट मनी, एक पर्सन को इंड्यूस करा है कि फ्रॉडुलेंट मैनर में कि वो कंपनी में पैसा लगाए। उसके अलावा इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर इन फिक्टिशियस नेम, या फिर किसी फिक्टिशियस नेम में शेयर्स को अलॉट कर दिया है, तो ये क्रिमिनल लाइबिलिटी आ जाती है डायरेक्टर और प्रोमोटर के ऊपर। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका बुक बिल्डिंग। तो बुक बिल्डिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग प्राइस ऑफ सिक्योरिटी ऑन बेसिस ऑफ बिड्स रिसीव्ड बाय इश्यूअर कंपनी अलोंग विद बुक रनर। ये क्या है? एक प्रोसेस होता है जिससे सिक्योरिटीज का प्राइस जाना जाता है। ये कैसे पता लगता है? तो बिड करवाई जाती है, कंपनी जो इश्यूअर कंपनी है वो बिड करवाती है, उसके अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट बिड होती है उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कंपनी का जो सिक्योरिटीज है उनका प्राइस क्या होगा, उसे कहा जाता है बुक बिल्डिंग। इंटरेस्टेड इन्वेस्टर प्लेस देयर बिड फॉर सब्सक्रिप्शन टू सिक्योरिटी एट डिफरेंट प्राइस एंड अल्टीमेटली द प्राइस एंड क्वांटम विद मैक्सिमम डिमांड गेट सिलेक्टेड। तो बिड करवाई जाती है मतलब बोली लगवाई जाती है, उसके बाद जो भी सबसे ज्यादा अमाउंट में और सबसे ज्यादा प्राइस में खरीदने के लिए तैयार होता है उसे ये बिड दे दी जाती है। बुक बिल्डिंग कैन बी डन फॉर 100% और 75% ऑफ इशू साइज। ये या तो 100% के लिए की जाती है या 75% के लिए, इससे कम ज्यादा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है अब अलॉटमेंट ऑफ शेयर क्या होता है? तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर मींस द एक्ट ऑफ एलोकेशन बाय कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर फ्रॉम द प्रीवियसली अनएप्रोप्रिएटेड कैपिटल ऑफ कंपनी टू पर्सन अप्लाइंग फॉर शेयर। अलॉटमेंट ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है? जो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो कुछ शेयर जो कि पहले अभी तक अनअलॉट थे, मतलब किसी को अलॉट नहीं किए गए हैं, उसे किसी पर्सन को अलॉट कर दें जिसने उनके लिए अप्लाई करा है, उसे कहा जाता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। द अलॉटमेंट शुड बी मेड बाय प्रॉपर अथॉरिटी। कौन कर सकता है? सिर्फ कोई जो प्रॉपर अथॉरिटी है जिसके पास वही अलॉटमेंट कर सकता है। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी मस्ट मेड विद इन रीजनेबल टाइम। विद इन रीजनेबल टाइम होना चाहिए। अलॉटमेंट शुड एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, मतलब हमें ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए उसमें कि कितने के लिए कितने शेयर अलॉट करे जा रहे हैं। ये हो गया आपका एब्सोल्यूट मतलब, और अनकंडीशनल मतलब उनके साथ कोई कंडीशन अटैच नहीं होनी चाहिए। द अलॉटमेंट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जब अलॉटमेंट हो जाए तो उसके बारे में उस शेयर होल्डर को बताना पड़ेगा कंपनी को। और अलॉटमेंट अगेंस्ट एप्लीकेशन ओनली, जब शेयर होल्डर अप्लाई करेगा उसके बाद ही अलॉटमेंट की जाती है, कंपनी अपनी तरफ से किसी को अलॉट नहीं करती है। नेक्स्ट है फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है? तो अ मेंबर हु फेल्स टू पे एनी कॉल ऑन डे स्पेसिफाइड फॉर पेमेंट ऑफ एनी कॉल इंस्टॉलमेंट ऑन बोर्ड में इशू अ नोटिस रिक्वायरिंग पेमेंट ऑफ सच शैल और इंस्टॉलमेंट एज अनपेड टुगेदर विद एनी इंटरेस्ट दे हैव एक्रूड। तो फॉरफीचर का मतलब क्या होता है? जब किसी कंपनी ने कोई कॉल ड्यू हुई और कंपनी ने कॉल मंगाई, अब कोई शेयर होल्डर उस कॉल को पे नहीं कर पाया तो कंपनी उसे एक नोटिस देती है कि आप कॉल के साथ साथ इंटरेस्ट की इतनी अमाउंट को दें। उसके बाद इफ द कंडीशन ऑफ एनी दीज नोटिस आर नॉट मीट एनी शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच नोटिस हैज बीन इशूड एंड एट द टाइम देयर आफ्टर द फॉरफिटेड बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड। अब क्या होता है? कंपनी ने नोटिस दिया लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ, मतलब उस पर्सन ने वो अमाउंट को पे नहीं करा, तो कंपनी क्या करती है? फिर उसके शेयर्स को जब्त कर लेती है। यही होता है आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर। इसमें क्या होता है? जितनी अमाउंट पहले मिल चुकी होती है वो कंपनी जब्त कर लेती है और उसके शेयर्स कैंसिल कर दिए जाते हैं। कैंसिलेशन ऑफ फॉरफीचर क्या होता है? इफ डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर अप्रोच आफ्टर फॉरफीचर टू कैंसिल द फॉरफीचर द बोर्ड में कैंसिल द फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटीज। क्या होगा? मान लीजिए कंपनी ने शेयर्स को फॉरफिट कर लिया, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो शेयर होल्डर आता है और वो अमाउंट पे कर देता है इंटरेस्ट के साथ, तो फिर कंपनी उस फॉरफीचर को कैंसिल कर सकती है और उसे दोबारा से वो उसके शेयर वापस कर देगी। रीइश्यू ऑफ फॉरफीचर शेयर क्या है? तो फॉरफिटेड शेयर आर यूजुअली रीइश्यूड एट डिस्काउंट दैट कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑलरेडी पेड ऑन दो सिक्योरिटीज। अब अगर कंपनी ने कुछ शेयर फॉरफिट कर रखे हैं और कंपनी उसे किसी नए पर्सन को इशू करती है, तो वो फॉरफिट शेयर हमेशा ज्यादातर क्या होता है? जनरली डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं। और डिस्काउंट कितने तक दिया जा सकता है? जितनी अमाउंट कंपनी ने फॉरफिट कर रखी है उतनी अमाउंट तक का डिस्काउंट दे सकती है कंपनी। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 88 स्वेट इक्विटी शेयर मींस such equity share issued by company to its director or employee at a discount for consideration other than cash for providing
नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल राइट इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है? वो शेयर जो कंपनी किसे इशू करती है? अपने डायरेक्टर्स को, अपने एम्प्लॉयज को डिस्काउंट रेट पर या फिर कंसीडरेशन अदर देन कैश, मतलब कैश के अलावा किसी और फॉर्म के लिए इशू करती है। किस लिए? वो जो एम्प्लॉय और डायरेक्टर हैं वो अपनी नो हाउ देते हैं, मतलब वो जो उनकी स्किल्स हैं वो देते हैं कंपनी को, उसके रिटर्न में कंपनी जब उन्हें डिस्काउंट रेट पर या कंसीडरेशन अदर देन कैश पर शेयर इशू करती है तो उसे कहा जाता है स्वेट इक्विटी शेयर्स। कंडीशन क्या क्या है स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने के लिए? तो रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड इन जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होना चाहिए जिसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? रेजोल्यूशन में मेंशन होना चाहिए नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, करंट मार्केट प्राइस क्या है, कंसीडरेशन क्या है और किस क्लास के डायरेक्टर को दिए जा रहे हैं, किन एम्प्लॉयज को दिए जा रहे हैं, ये सारी चीजें उसमें मेंशन होनी चाहिए। वेयर आर शेयर्स आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज द इक्विटी शेयर इशूइंग कंपनी शुड कंप्लाई विद सेवी रेगुलेशन मेड ऑन दिस बिहाफ। ये बोला गया है अगर ये जो शेयर्स इशू करे जा रहे हैं ये एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज मतलब एनएसई या बीएसई पर लिस्ट हो रखे हैं तो फिर जो स्वेट इक्विटी शेयर इशू करे जाएंगे वो कैसे करे जाएंगे? एसबीआई की रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इशू किए जाएंगे। A company whose share are not listed comply with rules made on behalf of central government। और जिस कंपनी के शेयर लिस्टेड नहीं है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल्स बना रखे हैं उनके अकॉर्डिंग शेयर्स को अपने स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू करेगी। नेक्स्ट है वैलिडिटी ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन ऑथराइजिंग स्वेट इक्विटी शेयर। तो स्पेशल रिजोल्यूशन ऑथराइजिंग इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर सेल एप्लीकेबल फॉर अलॉटमेंट विद इन स्पैन नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन। अब ये स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है जो कि कितने दिन के लिए वैलिड होता है? 12 महीनों के लिए वैलिड होता है। लिमिट ऑन स्वेट इक्विटी शेयर, तो नो स्वेट इक्विटी शेयर सेल बी इशूड बाय कंपनी फॉर मोर देन 15% ऑफ करंट पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इन 1 ईयर और 5 करोड़ और इशूइंग वैल्यू विच एवर इज हायर। क्या बोला गया है? जो कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रही है उनके लिए लिमिट बताई गई है कि या तो वो 15% से ज्यादा ना हो जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है, या फिर 5 करोड़, इनमें से जो भी चीज ज्यादा है उससे ज्यादा नहीं हो सकते स्वेट इक्विटी शेयर। द इशुएंस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर सेल नॉट एक्सीड 25% टोटल कंपनीज पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। इसके अलावा जो कंपनी की टोटल पेड अप शेयर कैपिटल है उसका 25% से ज्यादा भी नहीं हो सकते हैं। फिर है स्वेट इक्विटी शेयर टू बी लॉक्ड फॉर 3 years। तो द स्वेट इक्विटी शेयर इशूड टू डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयज शैल बी लॉक्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 year फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट। जो लॉक इन पीरियड होता है स्वेट इक्विटी शेयर का वो 3 साल का होता है, मतलब 3 साल तक कोई भी जिसको वो अलॉट करे गए हैं वो उन्हें सेल नहीं कर सकता। स्वेट इक्विटी शेयर फॉर नॉन कैश कंसीडरेशन, तो वेयर स्वेट इक्विटी शेयर आर इशूड फॉर नॉन कैश कंसीडरेशन ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑब्टेन्ड बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर। अगर जो स्वेट इक्विटी शेयर हैं वो हमने नॉन कैश कंसीडरेशन के लिए इशू करे हैं तो जो उनकी वैल्यू है वो कौन डिटरमाइन करेगा? रजिस्टर्ड वैल्यूअर डिटरमाइन करेगा। बोर्ड रिपोर्ट्स टू डिस्क्लोज द डिटेल ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल डिस्क्लोज द डिटेल ऑफ इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट फॉर द ईयर इन विच सच शेयर आर इशूड। तो जो बोर्ड्स की रिपोर्ट होती है, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट होती है, उसमें इन स्वेट इक्विटी शेयर के बारे में बताया होना चाहिए। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, तो रजिस्टर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर शैल बी मेंटेन्ड बाय कंपनी इन फॉर्म SH3। जो कंपनी का रजिस्टर होता है उसमें SH3 फॉर्म के अंदर इन स्वेट इक्विटी शेयर का रिकॉर्ड मेंटेन करेगी कंपनी। द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर इशूड अंडर 54 शैल बी एंटर्ड इमीडिएटली देयर इन। सेक्शन 54 के अंदर जो भी स्वेट इक्विटी शेयर इशू करे गए हैं उनका डिस्क्रिप्शन इमीडिएटली कंपनी को मेंशन करना पड़ेगा इस रजिस्टर में। नेक्स्ट है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। ये क्या होती है? तो द ऑप्शन गिवन टू डायरेक्टर ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी और इट्स होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी और कंपनीज। ये ऑप्शन किसे दिया जाता है? या तो डायरेक्टर को, ऑफिसर्स को, या एम्प्लॉय को। किसके? कंपनी के एम्प्लॉय या फिर उसकी होल्डिंग या उसकी कोई सब्सिडरी या कोई और कंपनी के। इफ एनी विच gives such director, officer or employee the benefit or right to purchase or to subscribe for the share of company at future date at predetermined price। इसमें क्या होता है? उनको ऑप्शन दिया जाता है कि आप अभी से आपको इतने शेयर दिए जा रहे हैं, इतने रेट पर आप इन्हें फ्यूचर में चल के खरीद सकते हैं। उनका रेट पहले ही बता दिया जाता है इतनी अमाउंट पर, तो उसे कहा जाता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। इसमें क्या है? वेरिंग द टर्म ऑफ ईसॉप्स रिक्वायर रिजोल्यूशन। अगर स्टेट दैट
through special resolution, the company may vary the term of employee stock option scheme that has not been exercised through the employee. क्या बोला गया है, अगर एम्प्लॉयज को पहले ई शॉप्स दे दिए गए, मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में शेयर्स दे दिए गए, अब अगर एम्प्लॉय ने अभी तक उस राइट को एक्सरसाइज नहीं कराया है तो कंपनी अगर चाहे तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके उसकी टर्म्स में चेंज कर सकती है। नेक्स्ट है मिनिमम 1 ईयर वेस्टिंग पीरियड। द वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन देयर शैल बी मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। जो मतलब जिस डेट को शेयर्स का ऑप्शन दिया गया है और जिस डेट पर एम्प्लॉय है वो शेयर्स को एक्सरसाइज कर रहा है, उसके बीच में 1 साल का 1 ईयर के पीरियड का गैप होना चाहिए। 1 ईयर के अंदर अंदर कोई भी एम्प्लॉय इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। नेक्स्ट है कंपनी हैज फ्रीडम टू स्पेसिफाई लॉक इन पीरियड। कंपनी के पास फ्रीडम होती है, कंपनी लॉक इन पीरियड बता सकती है कि कोई भी एम्प्लॉय इतने टाइम तक इन शेयर्स को सेल नहीं कर सकता है। नो राइट ऑफ डिविडेंड और वोटिंग टिल एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। अगर कोई भी एम्प्लॉय इस ऑप्शन को जब तक एक्सरसाइज नहीं कर लेता है, मतलब जब तक वो शेयर्स को खरीद नहीं लेता है उस प्राइस पर, तब तक उसे कोई भी डिविडेंड या वोटिंग राइट नहीं दिया जाता, चाहे ऑप्शन कभी भी दे दिया जाए। नेक्स्ट है डेथ, परमानेंट डिसेबिलिटी, रेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉय हु वर ग्रांटेड विद ऑप्शन। तो इन इवेंट ऑफ एम्प्लॉय डेथ व्हाइल इन सर्विस ऑल द राइट टू गिवन टू हिम अप टू डेट शैल अप्लाई टू डिसीज्ड एम्प्लॉय, लीगल हायर और नॉमिनी। अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है जब वो काम कर रहा हो या फिर वो रिजाइन वगैरह कर देता है, तो जो भी राइट थे वो किसके पास चले जाते हैं, उसके लीगल हायर या उस एम्प्लॉय के नॉमिनी के पास चले जाते हैं। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर। तो रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इन द फॉर्म SH6 शैल बी मेंटेन्ड बाय कंपनी। कंपनी के द्वारा SH6 के अंदर कंपनी का जो रजिस्टर होता है शेयर्स का, उसके अंदर इसका रिकॉर्ड मेंशन होना चाहिए। लिस्टेड कंपनी हैव टू कंप्लाई विद सेबी गाइडलाइंस। और अगर लिस्टेड कंपनी ये ई शॉप इशू कर रही है तो उसे फिर सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कंप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट बोनस इशू क्या होता है। तो कंपनी हैव लार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट विच दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। जब कंपनी के पास ज्यादा प्रॉफिट होता है और कंपनी उन्हें अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज एज डिविडेंड दे इशू फुल्ली पेड अप शेयर टू देम फ्री ऑफ चार्ज। तो उसे डिविडेंड के रूप में ना देकर जब कंपनी उन्हें शेयर की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है तो उसे कहा जाता है आपका बोनस शेयर। एज पर सेक्शन 63(1) कंपनी कैन इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर ऑफ इट्स मेंबर आउट ऑफ। अब कंपनी कहाँ से बोनस शेयर इशू कर सकती है, तो अपने फ्री रिजर्व में से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से, या फिर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट होता है उनमें से। ये 3 जगह से कंपनी बोनस इशू दे सकती है। अब बोनस इशू करने के लिए कंपनी को कुछ कंडीशन को कंप्लाई करना पड़ता है। नंबर 1 है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट परमिट। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में परमिट होना चाहिए, मतलब अलाउ करना चाहिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंपनी बोनस इशू कर सकती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजोल्यूशन मस्ट बी पास रिकमेंडिंग द बोनस इशू। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिजोल्यूशन पास किया होना चाहिए इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर शुड बी टेकन बिफोर रिजोल्यूशन पास्ड इन जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करने से पहले शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना जरूरी है। नेक्स्ट है कंपनी शुड नॉट हैव डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड डिपॉजिट और डेट सिक्योरिटीज। कंपनी ने किसी भी फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर किसी भी डेट सिक्योरिटीज की प्रीपेमेंट में या पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। नेक्स्ट है कंपनी शुड नॉट डिफॉल्टेड विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज टू इट्स एम्प्लॉय। कंपनी ने किसी भी एम्प्लॉय की स्टैट्यूटरी ड्यूज का डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए, मतलब जो कंपनी का एम्प्लॉय को पैसा देना बनता है वो कंपनी ने दे रखा हो, कोई भी ड्यू नहीं होना चाहिए। उसके अलावा 6th कंडीशन है ऑल पार्शियली पेड अप शेयर ऑन डेट ऑफ अलॉटमेंट मस्ट मेड फुल्ली पेड अप। द कंपनी मस्ट कंप्लाई विद सच अदर कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इसके अलावा अगर कंपनी के पास कोई पार्शियली पेड अप शेयर है तो कंपनी को पहले उन्हें फुल्ली पेड अप शेयर करना होगा, उसके बाद ही कंपनी उन्हें बोनस इशू कर सकती है। नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट राइट इशू क्या होता है। तो राइट इशू इज एन इन्विटेशन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू परचेज एडिशनल न्यू सिक्योरिटीज इन कंपनी एट डिस्काउंट और मार्केट प्राइस ऑन स्टेटेड फ्यूचर डेट। राइट इशू का मतलब होता है जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑप्शन दे कि वो कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं एक डिस्काउंटेड प्राइस पर जो कि मार्केट प्राइस से कम है, तो उसे कहा जाता है राइट इशू पर शेयर इशू करना। इट मस्ट कंप्लाई विद प्रोविजन। इसके लिए जो कंपनी है उसे कुछ प्रोविजन के साथ कंप्लाई करना पड़ता है। नंबर 1 है कि शेयर मस्ट बी फर्स्ट ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू किए जाने चाहिए शेयर इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल पेड अप बाय देम। किस प्रोपोर्शन में जितनी उन्होंने कैपिटल पेड अप कर रखी है उस प्रोपोर्शन में उन्हें ऑफर किए जाने चाहिए शेयर। द ऑफर ऑफ फर्दर शेयर मस्ट बी मेड बाय नोटिस डिस्पैच थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट और थ्रू ई मोड ऑल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एटलीस्ट 3 days बिफोर ओपनिंग ऑफ इशू।
जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उन्हें इसका नोटिस दिया जाना चाहिए, या तो किसी स्पीड पोस्ट के थ्रू या फिर ई मोड के थ्रू। कितने दिन पहले? कम से कम 3 दिन पहले इसका नोटिस उन्हें मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट है, नोटिस मस्ट स्पेसिफाई नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड एंड द टाइम विद इन विच द ऑफर टू बी एक्सेप्टेड। उस नोटिस में क्या क्या मेंशन होना चाहिए, कितने शेयर दिए जा रहे हैं और कितने टाइम के अंदर उस शेयर होल्डर को इन्हें एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट है, नोटिस मस्ट ऑल्सो स्पेसिफाई द शेयर होल्डर हैज द राइट टू रिनाउंस और एनी और ऑल ऑफ द शेयर ऑफर टू हिम इन फेवर ऑफ नॉमिनी। उस नोटिस में ये भी मेंशन होना चाहिए कि उस शेयर होल्डर के पास क्या राइट है या नहीं है कि वो उन्हें रिनाउंस कर सके, मतलब किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर सके। उसके अलावा द एक्सपायरी ऑफ टाइम स्पेसिफाइड इन नोटिस और रिसीविंग इंटीमेशन ऑफ डिक्लाइन ऑफ ऑफर, द डायरेक्टर आर फ्री फ्रॉम डिस्पोज ऑफ शेयर इन सच मैनर एज दे थिंक मोस्ट बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। अगर अब किसी ने नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया या फिर उन्हें एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो डायरेक्टर के पास पावर होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, कि वो उन शेयर्स को किसी भी पर्सन को इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है अब आपका बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज क्या होता है? तो कंपनी में परचेज इट्स ओन शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी आउट ऑफ फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। क्या होता है? कंपनी जब अपने शेयर्स या किसी सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में जाकर खुद खरीद ले तो उसे कहा जाता है बायबैक करना सिक्योरिटीज का। अब बायबैक कंपनी कहाँ कहाँ से कर सकती है? या तो फ्री रिजर्व में से, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से, या फिर कंपनी बायबैक कर सकती है और कुछ शेयर इशू करे कंपनी ने, उनसे जो पैसा आया उनसे कंपनी ने बायबैक कर लिया दूसरे शेयर्स को, तो उसे इन 3 तरीकों से कंपनी बायबैक कर सकती है। बायबैक का आपका इतना ही सा कंसेप्ट है। इसके बाद है आपका जो लास्ट कंसेप्ट है ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। इसे पढ़ना है। ट्रांसफर ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसफर ऑफ शेयर मींस वॉलंटरी एक्ट बिटवीन ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी। ट्रांसफर ऑफ शेयर इज यूजुअली मेंशन्ड द ट्रांसफर डीड, द टाइटल ऑफ शेयर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टी ऑफ टू अनदर। ट्रांसफर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है? जब ट्रांसफरर और ट्रांसफरी म्यूचुअली एग्रीमेंट कर लें और ट्रांसफरर अपने शेयर ट्रांसफरी को ट्रांसफर करना चाहता हो तो उसे कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ शेयर। द शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड। पब्लिक कंपनी के शेयर को हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं इफ कंपनी डज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन अबाउट इट नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। अगर कंपनी ने अलग से मेंशन नहीं कर रखा है कि कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, तो वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं कंपनी के, पब्लिक कंपनी के शेयर। प्रोविजन है इससे रिलेटेड, द ट्रांसफर ऑफ शेयर इज डन व्हेन अ प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इन फॉर्म SH4 मेंशन्ड इन सब रूल 1 ऑफ रूल 11 ऑफ कंपनीज एक्ट इज डली स्टैम्प डेटेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय ट्रांसफर ट्रांसफरी और बिहाफ ऑफ इनिशिएशन। क्या बोला गया? एक ट्रांसफर ऑफ शेयर तभी कंप्लीट होगा जब प्रॉपर फॉर्म में, मतलब SH4 फॉर्म SH4 के अंदर कंपनी जो ट्रांसफरर और ट्रांसफरी हैं वो दोनों इस SH4 फॉर्म को फिल करके डेट डालकर उस पर स्टैंप लगाकर एग्जीक्यूट करेंगे किसी कंपनी को, तभी ये ट्रांसफर कंप्लीट माना जाएगा अच्छे तरीके से। द डॉक्यूमेंट शुड कंटेन द डिटेल। उसमें क्या क्या होना चाहिए जो ये SH4 फॉर्म फिल करेंगे? नेम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, ऑक्यूपेशन होना चाहिए। द इंस्ट्रूमेंट हैज टू बी डिलीवर्ड टू कंपनी। कितने दिनों के अंदर? 60 दिनों के अंदर कंपनी के पास डिलीवर हो जाना चाहिए। The instrument has to be accompanied by a certificate of share on the letter of allotment. In case of partially paid up share, the SH5 will be filled according to sub rule of 3 of rule 11. वहीं ये बोला गया अगर कुछ शेयर ऐसे हैं जो कि पार्शियली पेड अप शेयर हैं, उनका ट्रांसफर किया जा रहा है तो ट्रांसफरर और ट्रांसफरी को SH5 फॉर्म भी फिल करना होगा। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में क्या होता है? जब जो शेयर होल्डर है वो अपनी विल से ना शेयर्स को ट्रांसफर, उनके ऊपर एक प्रेशर बनाया जाए लॉ के द्वारा कि तुम्हें शेयर्स को ट्रांसफर करना है, तो उसे कहा जाता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर इज परफॉर्म्ड व्हेन शेयर होल्डर इज नो मोर और डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट और ल्यूनेटिक। ट्रांसमिशन कब होता है? जब या तो शेयर होल्डर की डेथ हो गई हो या फिर वो इंसॉल्वेंट या ल्यूनेटिक हो गया हो, तो उसके शेयर्स का ट्रांसमिशन होता है, ना कि ट्रांसफर होता है। ये आपका डिफरेंस हो जाता है ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में। यूनिट नंबर 4 मैनेजमेंट एंड मीटिंग। सबसे पहले इसमें आपको समझना है जो जो टॉपिक्स आपके एग्जामिनेशन में दिए गए हैं उन्हीं टॉपिक्स को मैं लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है और इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला समझना है आपको डायरेक्टर क्या होता है। तो एज पर सेक्शन 234 एक्ट डिफाइन डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू बोर्ड ऑफ कंपनी। डायरेक्टर आर दोज पर्सन हु आर अपॉइंटेड टू डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द अफेयर ऑफ कंपनी। कोई भी ऐसा पर्सन जो अपॉइंट किया जाता है किस लिए? जो कंपनी है उसके अफेयर्स को, मतलब उसके ऑपरेशन को डायरेक्ट और सुपरवाइज करने के लिए उसे डायरेक्टर कहा जाता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग पावर ऑफ कंपनी। और ये पावर ऑफ कंपनी को डायरेक्ट और कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
जब डायरेक्टर सारे इकट्ठे, मतलब एक कंपनी का एक डायरेक्टर नहीं होता है, एक से ज्यादा डायरेक्टर होते हैं, और जब कई सारे डायरेक्टर मिल जाते हैं तो उन्हें फिर कहा जाता है बोर्ड या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर। अब डायरेक्टर की क्या क्या पोजीशन हो सकती है, तो डायरेक्टर एज एजेंट, तो द रिलेशनशिप ऑफ एन एजेंट हैज इमर्ज्ड फ्रॉम द ग्राउंड दैट कंपनी इज आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी, देयरफॉर इट कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन। जो कंपनी होती है वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है, तो वो अपने आप कोई भी काम नहीं कर सकती, तो उसे जो रिप्रेजेंट करता है एज अ एजेंट उसका बन के, तो वो डायरेक्टर भी ही होता है जो उसे रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से उसका एजेंट बन के। तो इस तरीके से डायरेक्टर का एक रोल हो जाता है एज एन एजेंट। सेकंड है डायरेक्टर एज ट्रस्टी, तो अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग एज एन एजेंट द कंपनी डायरेक्टर एक्ट एज ट्रस्टी एज वेल। अब एज अ एजेंट के साथ साथ जो डायरेक्टर होता है वो कंपनी का ट्रस्टी भी होता है। ट्रस्टी कैसे होता है, जितने भी कंपनी के एसेट्स होते हैं उन सभी को मेंटेन करके संभाल के रखने की और उनका प्रॉपर रिकॉर्डिंग करने की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है, ट्रस्टी डायरेक्टर की होती है, इसलिए उसे एक ट्रस्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है एज अ मैनेजिंग पार्टनर, तो अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग एज एन एजेंट एंड ट्रस्टी डायरेक्टर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी एज एम्प्लॉयड आइदर एज मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर। अब एजेंट और ट्रस्टी होने के अलावा डायरेक्टर को किस लिए और किस पोजीशन पे अपॉइंट किया जाता है, या तो उसे मैनेजिंग डायरेक्टर के एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है या फिर एज अ होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, तो नंबर 1 है फर्स्ट डायरेक्टर, तो द सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी अपॉइंट द फर्स्ट डायरेक्टर टू कंपनी इन केस इट इज नॉट डन देन इन दैट सिचुएशन आर्टिकल में प्रिस्क्राइब द रूल फॉर द सेम। क्या बोला गया है, फर्स्ट डायरेक्टर को कौन होगा कंपनी का, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सब्सक्राइबर होंगे वो आपके फर्स्ट डायरेक्टर कहलाएंगे कंपनी के। अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी एक तरीके से कुछ गिवन नहीं है तो फिर जो आर्टिकल में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग इसे माना जाएगा कि फर्स्ट डायरेक्टर कौन होगा। फिर आएगा सब्सिक्वेंट डायरेक्टर, तो मेंबर ऑफ कंपनी विल अपॉइंट सब्सिक्वेंट डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग। अगर फर्स्ट डायरेक्टर के बाद किसी डायरेक्टर को कंपनी के उसमें पीरियड में अपॉइंट करना है तो फिर वो कैसे होगा, जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के वो से अपॉइंट करेंगे एनुअल जनरल मीटिंग में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वुमेन डायरेक्टर, तो ऑल द लिस्टेड कंपनी एंड प्रिस्क्राइब्ड कंपनी आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एट लीस्ट 1 वुमेन इन इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज स्पेसिफाइड बाय एक्ट। तो जो कंपनीज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग कोई जितनी भी लिस्टेड कंपनी है और जिन कंपनीज को प्रिस्क्राइब कर रखा है वो कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर को जरूर अपॉइंट करेंगी बोर्ड ऑफ अपने बोर्ड में, ठीक है। As per Rule 3 of Companies Act state that following condition are mandatory for appointing at least 1 woman director। अब एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए कौन कौन सी कंपनी प्रेस्क्राइब करी गई हैं, तो जितनी भी लिस्टेड कंपनी है उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो कंपोजिशन होगा उसमें एक वुमेन डायरेक्टर जरूर होगी। उसके अलावा अदर पब्लिक कंपनी, तो और जो पब्लिक कंपनी है जिनकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है या फिर टर्नओवर 300 करोड़ और उससे ज्यादा है, उन पब्लिक कंपनी को भी वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, तो इन रिलेशन टू अ कंपनी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर अदर देन मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर और अ नॉमिनी डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर के अलावा जो डायरेक्टर होता है उसे कहा जाता है आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देखिए इसकी डिफाइन क्या दी गई है, तो द एक्ट डिफाइन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज हु हैज एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, कॉम्पिटेंसी एंड इंटीग्रिटी इन ओपिनियन ऑफ बोर्ड। कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास डायरेक्टर बनने के लिए एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस है और कॉम्पिटेंसी है। हु इज और वॉज नॉट अ प्रोमोटर ऑफ कंपनी, जो कि कंपनी का प्रोमोटर नहीं होना चाहिए। हु इज नॉट रिलेटेड टू प्रोमोटर और डायरेक्टर कंपनी, जो कि ना तो प्रोमोटर के साथ और ना ही किसी और डायरेक्टर के साथ उसकी कोई रिलेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट, हु हैज हैड नो प्रीक्यूलिनरी रिलेशनशिप विद द कंपनी, कंपनी के साथ किसी टाइप की रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए उसकी, तो और नन ऑफ हुज रिलेटिव हैड प्रीक्यूलिनरी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन विद कंपनी, और ना ही उसके किसी रिलेटिव के मतलब रिलेटिव की कोई रिलेशनशिप होनी चाहिए कंपनी के साथ या फिर कोई ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, तो वही पर्सन आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहलाता है। डिक्लेरेशन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अब जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होता है उसे डिक्लेरेशन में क्या देना होता है, तो इन ऑर्डर टू मीट द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस एवरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैज टू सबमिट डिक्लेरेशन ऑन 3 ओकेजन। 3 टाइम उसे डिक्लेरेशन देनी होती है। नंबर 1, व्हेन ही अटेंड द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जब वो पहली बोर्ड मीटिंग अपॉइंट करता है
अटेंड करता है एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नेक्स्ट, इन एवरी बोर्ड मीटिंग ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद हर फाइनेंशियल ईयर में जो भी बोर्ड मीटिंग होती है उसमें डिक्लेरेशन देना होता है। उसके बाद इन केस ऑफ एनी चेंज इन सर्कमस्टांस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट स्टेटस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, या फिर कुछ ऐसे इवेंट हो जाते हैं जिनकी वजह से जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसके जो स्टेटस है वो अफेक्ट हो, तो फिर उस टाइम पर उसे क्या नाम है डिक्लेरेशन देनी होती है। ये 3 टाइम पर उसे डिक्लेरेशन देनी होती है। रिम्यूनरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसकी सैलरी मतलब रिम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा, तो एक्ट हैज प्रोवाइड कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन ऑन फिक्स्ड रिम्यूनरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ कंपनी। इट मीन्स ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी फिक्स्ड सैलरी और एनी स्टॉक ऑप्शन लाइक अदर्स। तो जो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है इसे फिक्स्ड सैलरी नहीं मिलती है, ना ही कोई स्टॉक ऑप्शन मिलता है जैसा कि बाकी और मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर को मिलता है। इसकी जो सैलरी होती है वो वेरिएबल होती है और कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है टर्म्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है उसकी टर्म्स क्या क्या होती हैं, तो एज पर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, आफ्टर दैट ही मे बी रीअपॉइंटेड फॉर पीरियड ऑफ अनदर 5 ईयर। जो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है उसे हम एक साथ में 5 सालों के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, उसके बाद हम उसे दोबारा से 5 साल के लिए रीअपॉइंट भी कर सकते हैं। An independent director can only be appointed for maximum period of 2 consecutive term, और जो मैक्सिमम पीरियड है वो 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स है। 2 कंजिक्यूटिव 1 कंजिक्यूटिव टर्म में आपका 5 ईयर आता है, तो 2 कंजिक्यूटिव टर्म होगी मतलब 10 ईयर्स के लिए उसे अपॉइंट किया जा सकता है। द सेम पर्सन कैन ओनली बी अपॉइंटेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर, और जो सेम पर्सन को अगर आपको दोबारा से अपॉइंट करना है तो उसको पहले 3 साल का कूलिंग पीरियड देना होगा बीच में, उसके बाद आप उसे दोबारा अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिटायरमेंट बाय रोटेशन। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आर नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं उसे आप रोटेशन करके रिटायर नहीं करवा सकते। नेक्स्ट है आपका स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। तो स्मॉल शेयर होल्डर हैज बीन आइडेंटिफाइड शेयर होल्डर होल्डिंग लेस देन नॉमिनल वैल्यू नॉट मोर देन 20,000 और सच अदर सम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, स्मॉल शेयर होल्डर कौन होते हैं। तो ऐसे जो भी शेयर होल्डर होते हैं जिनके पास 20,000 से कम अमाउंट के शेयर्स होते हैं उन सभी को स्मॉल शेयर होल्डर कहा जाता है। आउट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ डायरेक्टर इन अ लिस्टेड कंपनी 1 डायरेक्टर रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल डायरेक्टर में बी अपॉइंटेड। अब जितने भी डायरेक्टर बताए गए हैं कंपनी के लिए उसके अलावा एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को भी अपॉइंट किया जा सकता है। किस लिए, जो स्मॉल शेयर होल्डर हैं उनका इंटरेस्ट को बचा के रखने के लिए। Such a small shareholder director is elected by a small shareholder consisting of both equity and preference share। दोनों टाइप के शेयर होल्डर इसे अपॉइंट कर सकते हैं। The tenure of small shareholder director for prescribed period of 3 year। 3 ईयर का इसका पीरियड होता है। Like other aspect in matter of appointment of full time director। ये बोला है बाकी जो होते हैं उन सभी का पीरियड अलग होता है, लेकिन जो इसका टाइम पीरियड होता है वो 3 ईयर्स का ही होता है। अब है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय बोर्ड। अब कब का बोर्ड जो होता है वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करता है। तो नंबर 1 कैजुअल वैकेंसी वेयर द एग्जिस्टिंग डायरेक्टर ऑफिस फॉल्स वैकेंट बिफोर द expiry of fixed tenure, like in case of death or resignation of any existing director, the board may fill such casual vacancy through resolution। कैजुअल वैकेंसी क्या होती है, जब डायरेक्टर का जो पीरियड है, टीनियर है, टर्म पीरियड है, वो पूरा होने से पहले ही डायरेक्टर का ऑफिस खाली हो जाता है, या तो रिजाइन कर देता है वो, या उसकी डेथ हो जाती है। तो उस केस में जो बोर्ड हैगा वो रिजोल्यूशन पास करके उस वैकेंट पोजीशन को फिल कर सकता है। उसके बाद है एडिशनल डायरेक्टर। तो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय बोर्ड ओनली इफ आर्टिकल ऑफ कंपनी एम्पावर देम टू डू सो। फर्दर आर्टिकल अलाउ द बोर्ड ओनली व्हेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर फिक्स्ड बाय आर्टिकल डज नॉट एक्सीड। इसके अलावा अगर जो बोर्ड हैगा वो चाहता है कि हमें एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं, तो अगर मेमोरेंडम में ये गिवन है तो बोर्ड एडिशनल डायरेक्टर को भी अपॉइंट कर सकता है, लेकिन वो एडिशनल डायरेक्टर जितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट है डायरेक्टर की उसको एक्सीड नहीं कर सकते। फिर है अल्टरनेट डायरेक्टर। तो इज अपॉइंटेड इन द एब्सेंस ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर। अगर ओरिजिनल डायरेक्टर एब्सेंस है, मतलब उसकी एब्सेंस है, वो किसी रीजन की वजह से ऑफिस में अटेंड नहीं है, तो फिर उसकी जगह पर एक अल्टरनेट डायरेक्टर को बोर्ड अपॉइंट कर सकता है। द ओरिजिनल डायरेक्टर शुड बी एब्सेंट फॉर मोर देन 3 मंथ। 3 महीने कम से कम वो अटेंड नहीं कर रहना चाहिए ऑफिस में, तब उसे
आपका एब्सेंस मानेंगे उसकी, और उसकी जगह पर एक अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे। द टेन्योर ऑफ सच डायरेक्टर डिपेंड अपॉन एक्सपायरी ऑफ टर्म ऑफ एन ओरिजिनल डायरेक्टर। जो अल्टरनेट डायरेक्टर होता है उसकी जो टर्म होती है वो किस पर डिपेंड करती है, जो ओरिजिनल डायरेक्टर है उसके टेन्योर पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय थर्ड पार्टी। अब कोई थर्ड पार्टी डायरेक्टर को कब अपॉइंट करती है तो द प्रोविजन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ थर्ड पार्टी डायरेक्टर इज ओनली एंड ओनली सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। ये कब पॉसिबल है कि कोई थर्ड पार्टी डायरेक्टर को अपॉइंट कर पाए, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये अप्रूवल दिया गया है। द आर्टिकल ऑफ कंपनी में ऑथराइज द डिबेंचर होल्डर एंड स्पेशल क्रेडिटर फॉर अपॉइंटिंग नॉन रोटेशनल डायरेक्टर इन बोर्ड ऑफ कंपनी। आर्टिकल है वो ऑथराइज कर सकता है किन किन को, जो डिबेंचर्स हैं या फिर स्पेशल क्रेडिटर जो होते हैं उन्हें, कि आप भी अगर चाहो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो। नेक्स्ट है कंसेप्ट आपका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, DIN क्या होता है। तो एन इंडिविजुअल हु विचेस टू अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ कंपनी मस्ट हैव ऑब्टेन DIN बाय इलेक्ट्रॉनिकली अप्लाइंग फॉर्म DIR 3 टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बोला गया है अगर कोई भी पर्सन डायरेक्टर के लिए अपॉइंट हो रहा है तो उसे पहले DIN ऑब्टेन करना पड़ेगा, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ेगा। कैसे? ऑनलाइन अप्लाई करके DIR 3 फॉर्म फिल करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। MCA 21 पोर्टल फैसिलिटेट द सबमिशन ऑफ सच एप्लीकेशन। ये जो DIR 23 फॉर्म है ये कहाँ पर आपका फिल होगा, जो MCA 21 का पोर्टल है उस पर ये फिल होगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू मेक द अलॉटमेंट ऑफ DIN विद इन 1 मंथ। और जब से एप्लीकेशन दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट 1 महीने के अंदर उसे DIN प्रोवाइड कर देगी। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑन मोर देन 1 DIN। अगर आप चाहें कि एक से ज़्यादा DIN ले लें तो उस पर प्रोहिबिशन है सेक्शन 155 के अकॉर्डिंग। अ पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 DIR। किसी भी पर्सन के पास एक से ज़्यादा DIN नहीं होगा, यहाँ N आएगा। Once a DIN is allotted to person, he cannot seek the allotment of another number। अगर एक बार उसे DIN मिल गया तो उसे दूसरा नंबर नहीं मिल सकता। नेक्स्ट है डायरेक्टर टू इन्फॉर्म DIN सेक्शन 156 के अकॉर्डिंग मैंडेट दैट एवरी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर हैज टू इन्फॉर्म हर DIN टू ऑल द कंपनीज वेयर ही इज एक्टिंग एज डायरेक्टर विद इन 1 मंथ फ्रॉम रिसीप्ट ऑफ DIN। जैसे ही जो डायरेक्टर हैगा उसे DIN मिल जाता है 1 महीने के अंदर उसे सभी कंपनी में जहाँ जहाँ वो डायरेक्टर है उसे बताना होता है कि हाँ मेरा ये DIN नंबर है। नेक्स्ट है कंपनी टू इन्फॉर्म DIN टू ROC सेक्शन 157 के अकॉर्डिंग आफ्टर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ DIN द कंपनी हैज टू सबमिट द डिटेल ऑफ DIN टू ROC ऑथराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन फॉर्म DIR 3C विद इन 15 डेज। अब अगर एक बार डायरेक्टर ने बता दिया कि मेरा ये DIN नंबर है तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि 15 दिनों के अंदर DIR 3C फॉर्म में वो ROC को इसके बारे में बता देगी कि ये इस डायरेक्टर का DIN नंबर है। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन होती है, मतलब कौन कौन पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो नंबर 1 है ही इज ल्यूनेटिक और अप्रूव्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। कोई ल्यूनेटिक हैगा पर्सन, मतलब पागल हो गया है, तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है डायरेक्टर बनने से। नेक्स्ट है ही अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, किसी को इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया है तो वो डायरेक्टर के लिए डिस्क्वालीफाई है। ही हैज अप्लाइड टू एजुकेटेड इंसॉल्वेंट, उसने एप्लीकेशन डाल रखी है कि हाँ मैं इंसॉल्वेंट हूँ लेकिन अभी उस पर कोई डिसीजन नहीं आया है, तो वो पर्सन भी डायरेक्टर के लिए अपॉइंट नहीं हो सकता। ही हैज कन्विक्टेड बाय कोर्ट जस्टिस एनी ऑफेंस एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर पीरियड ऑफ 6 मंथ। कोर्ट के द्वारा उसे कोई ऑफेंस के अंदर या तो इम्प्रिजनमेंट मिली हुई है या पनिशमेंट मिली हुई है 6 महीने की, तो फिर वो डायरेक्टर नहीं बन सकता है। नेक्स्ट है ही हैज बीन डिस्क्वालिफाइड बाय कोर्ट और ट्राइब्यूनल एंड द ऑर्डर इज स्टिल इन प्रैक्टिस। कोर्ट या ट्राइब्यूनल ने उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया था कि अब ये पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकता। नेक्स्ट ही इज अनेबल टू पे ड्यू हर कॉल मनी इवन आफ्टर 6 मंथ ऑफ लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सच कॉल मनी। अगर उसने कोई शेयर होल्ड कर रखे हैं और उस पर उसने कॉल मनी पे नहीं करा है पिछले 6 महीनों में, तो फिर वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। नेक्स्ट है ही फाउंड गिल्टी बाय कोर्ट ऑफ जस्टिस इन केस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द लास्ट प्रीसीडिंग 5 ईयर। पिछले 5 सालों में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के अंदर उसे कोर्ट ने गिल्टी फाउंड करा है, तो फिर वो डायरेक्टर नहीं बन सकता।
He has not complied with any of provision of section 152(3) deals with DIN। अगर DIN की कोई भी प्रोविजन के साथ वो कंप्लाई नहीं करता है तो फिर वो डायरेक्टर के लिए अपॉइंट नहीं हो सकता, डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अब नेक्स्ट है आपका रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। तो रिमूवल बाय शेयर होल्डर, तो सेक्शन 169 ऑफ एक्ट एम्पावर द शेयर होल्डर हु आर एक्चुअल ओनर ऑफ कंपनी टू रिमूव एनी डायरेक्टर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी। सेक्शन 169 के अकॉर्डिंग शेयर होल्डर जो होते हैं कंपनी के, वो डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं उसके टर्म जो उसका पीरियड है उसको एक्सपायर होने से पहले। शेयर होल्डर मस्ट गिव स्पेशल नोटिस क्लियरली स्टेटिंग द इंटेंशन ऑफ रिमूवल ऑफ डायरेक्टर 14 डेज बिफोर द मीटिंग। जिस मीटिंग में वो डिसीजन लेने वाले हैं कि हाँ हम डायरेक्टर को रिमूव करेंगे, उससे 14 दिन पहले उन्हें उसके बारे में बताना होगा। हाउएवर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, लेकिन इसकी भी कुछ एक्सेप्शन है। शेयर होल्डर कैन नॉट रिमूव द डायरेक्टर विच आर एज फॉलो। किन को शेयर होल्डर डायरेक्टर के जो पोजीशन है उसे रिमूव नहीं कर सकते। तो डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय ट्राइब्यूनल, अगर किसी डायरेक्टर को ट्राइब्यूनल ने अपॉइंट करा है तो फिर उसे शेयर होल्डर रिमूव नहीं कर सकते। फिर डायरेक्टर अपॉइंटेड अंडर प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अगर किसी चीज की रिप्रेजेंटेशन के लिए डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया है तो फिर उसे शेयर होल्डर रिमूव नहीं कर सकते। सेकेंड है रिमूवल बाय ट्राइब्यूनल सेक्शन 242 के अकॉर्डिंग। तो अंडर सेक्शन 242 द रेगुलेटर कोर्ट ऑफ जस्टिस ट्राइब्यूनल हैज आल्सो पावर टू रिमूव डायरेक्टर ऑन ग्राउंड ऑफ मिसमैनेजमेंट और मिसकंडक्ट ऑफ बिहेव अगेंस्ट द एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ द कंपनी। अगर ट्राइब्यूनल को ये लगता है जो डायरेक्टर है वो मिसबिहेव कर रहा है और मिसमैनेजमेंट कर रहा है, मिसकंडक्ट कर रहा है, किसके अकॉर्डिंग जो एथिकल स्टैंडर्ड है कंपनी के, जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको उनके अगेंस्ट कोई भी काम कर रहा है, तो फिर ट्राइब्यूनल के पास पावर आ जाती है कि वो उस डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पावर्स क्या क्या होती हैं डायरेक्टर के पास। तो सबसे पहले है आपकी स्टैट्यूटरी पावर, मतलब लीगल पावर्स क्या क्या होती है। पावर टू मेक कॉल्स मंगा सकता है डायरेक्टर। पावर टू इशू शेयर्स एंड डिवेंचर इशू कर सकता है। पावर टू बोरो मनी को बोरो कर सकता है। पावर टू इन्वेस्ट इन फंड ऑफ कंपनी के फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। पावर टू अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट, बीओडी की रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव कर सकता है, ये पावर हो गई। इसके अलावा पावर टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस ऑफ कंपनी के बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सकता है। पावर टू अप्रूव अमालगमेशन मर्जर और रिकंस्ट्रक्शन को अप्रूव कर सकता है। पावर टू टेक ओवर कंपनी और एक्वायर द कंट्रोलिंग पावर ऑफ सब्सटेंशियल स्टेक इन अनदर कंपनी, किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर और एक्वायर कर सकता है। अब ये स्टैट्यूटरी पावर के अलावा कुछ और पावर भी होती हैं। तो पावर टू अप्रूव कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी, जो CSR पॉलिसी होती है उन्हें अप्रूव कर सकता है। पावर टू फिल कैजुअल वैकेंसी एंड अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर अल्टरनेट डायरेक्टर, जो डायरेक्टर है उसके पास पावर होती है कि वो कैजुअल वैकेंसी को फिल कर सकता है या फिर एडिशनल और अल्टरनेट डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट कर सकता है। नेक्स्ट है पावर टू मेक कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई कंट्रीब्यूशन करना है तो वो डायरेक्टर कर सकता है। पावर टू रिकमेंड द रेट ऑफ डिविडेंड इन जनरल मीटिंग के अंदर रेट ऑफ डिविडेंड रिकमेंड करता है डायरेक्टर। द पावर टू मेक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी की डिक्लेरेशन देने की पावर है इसके पास। पावर टू फिल द वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ KMP, कोई की मैनेजरल पर्सन की अगर वैकेंसी है तो उस पोजीशन को भी ये फिल कर सकता है। ड्यूटीज क्या क्या होती हैं डायरेक्टर की। तो ड्यूटी टू एक्ट एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी की जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसके अकॉर्डिंग काम करना। ड्यूटी टू एक्ट इन गुड फेथ में काम करना। दे शुड एक्सरसाइज देयर ड्यूटीफुल कॉम्पिटेंसी विद द एक्स्ट्रा केयर ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर बेटरमेंट ऑफ कंपनी के प्रेजेंट और फ्यूचर बेटरमेंट के लिए काम करना। शुड प्रोहिबिट द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी टाइप के इंटरेस्ट का कन्फ्लिक्ट ना होने देना। Their judgment should not biased and must not influence any personal gain at cost of company, जो उनका जजमेंट होना चाहिए वो अनबायस होना चाहिए, किसी भी टाइप का उसमें बाइस्डनेस नहीं होनी चाहिए जिससे जो कंपनी का गेन है उस पर कोई भी असर पड़े। उसके अलावा नॉट टू मेक एनी अनड्यू एडवांटेज, किसी भी टाइप का अपनी पोजीशन का अनड्यू एडवांटेज नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है की मैनेजरल पर्सन। तो इट डिफाइन द एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट एज वन हु टेक केयर ऑफ डे टू डे मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ कंपनी। KMP कौन होता है, कोई भी ऐसा पर्सन जो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन को मैनेज करता है उसे की मैनेजरल पर्सन कहा जाता है। इट इज द KMP हु एक्चुअली इंप्लीमेंट स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी डिजाइन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो पॉलिसी को डिजाइन करते हैं वो की मैनेजरल पर्सन होते हैं जो इसे इम्प्लीमेंट करवाते हैं।
KMP विद रिस्पेक्ट टू कंपनी। अब कंपनी के अकॉर्डिंग कौन कौन KMP हो सकता है, तो द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ और द मैनेजर, CEO, MD या फिर मैनेजर, ये KMP में आते हैं। इसके अलावा CS कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर और CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये आपके की मैनेजरल पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका बोर्ड मीटिंग क्या होती है। तो सेक्शन 173 ऑफ कंपनीज एक्ट प्रोवाइड दैट एवरी कंपनी विद इन 30 days ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन मस्ट कंडक्ट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड मीटिंग क्या होती है, जो कोई भी नई अगर कंपनी बनती है तो 30 दिनों के अंदर अंदर उसे अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक मीटिंग कंडक्ट करनी होती है, जिसे कहा जाता है बोर्ड मीटिंग। For every company, a meeting of its board of directors shall held at least every 3 months and minimum of 4 such meetings should be held every year। क्या बोला गया है, जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है वो कम से कम हर 3 महीने में एक बार होनी चाहिए और पूरे साल के अंदर कम से कम 4 मीटिंग होनी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। अब आएगा नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग। तो नोटिस किसे दिया जाएगा, फॉर एवरी मीटिंग ऑफ बोर्ड द डायरेक्टर अ नोटिस नॉट लेस देन 7 days शैल गिवन टू राइटिंग टू एवरी डायरेक्टर फॉर टाइम बीइंग इन इंडिया एंड टू एवरी डायरेक्टर इन इंडिया एट एड्रेस रजिस्टर्ड विद कंपनी। क्या बोला गया है कि अगर बोर्ड ऑफ मीटिंग होने वाली है तो उसमें 7 दिनों से पहले, कम से कम 7 दिन पहले सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इसका नोटिस जाना चाहिए उनके रजिस्टर्ड पते पर, जो एड्रेस कंपनी के साथ रजिस्टर है। क्वारम फॉर बोर्ड मीटिंग, मतलब फॉर बोर्ड मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्वारम शैल बी 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। क्या बोला गया है, क्वारम क्या होता है, एक मिनिमम लिमिट की कितने लोग प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग के अंदर। तो बोला गया है या तो 2/3 जितने डायरेक्टर हैं उनका 2/3 या फिर 2 डायरेक्टर, इनमें से जो भी हाइयर होगा वो देखा जाएगा, वो क्वारम माना जाएगा। नेक्स्ट है प्रोसीजर व्हेन मीटिंग इज एडजर्न फॉर वांट ऑफ कोरम। तो if a meeting of board of director could not held for want of quorum, then unless the article otherwise provide, the meeting shall automatically stand adjourned till the next week of same day at same time and same place। क्या बोला गया है, अगर क्वेरम ना होने की वजह से किसी मीटिंग को कैंसिल करा जाता है तो वो मीटिंग अपने आप पोस्टपोन हो जाती है। किस डेट पर, उसी डेट पर नेक्स्ट वीक में सेम डे सेम टाइम और सेम प्लेस पर। ये हो गया आपका बोर्ड मीटिंग क्या होती है। अब आएगा आपका एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है। तो एवरी कंपनी इन एडिशन टू एनी अदर मीटिंग एनुअल जनरल मीटिंग शुड होल्ड इट्स एनुअल जनरल मीटिंग ईच ईयर एंड स्पेसिफाई मीटिंग एज इन द नोटिस कॉलिंग इट। क्या बोला गया है, जितनी भी कंपनी होती है किसी और टाइप की मीटिंग के अलावा उन्हें एक जनरल मीटिंग कंडक्ट करनी होती है। हर साल अपने फाइनेंशियल ईयर में एक मीटिंग करनी होती है जिसे कहा जाता है एनुअल जनरल मीटिंग। होल्डिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग इन एवरी कैलेंडर ईयर इज स्टैट्यूटरी नेसेसिटी। हर कैलेंडर ईयर में एक एनुअल जनरल मीटिंग होनी जरूरी है। अब आएगा फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कब होती है। तो कंपनी मस्ट होल्ड इट्स फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 18 मंथ्स। जो फर्स्ट मीटिंग होती है उसे आप 18 महीने के अंदर अंदर कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन बाकी जितनी भी मीटिंग होती हैं उन्हें आपको 12 महीने के अंदर कंडक्ट करना पड़ता है। सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग, तो एज स्टेटेड अ कंपनी इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू हेल्ड एन एनुअल जनरल मीटिंग एवरी ईयर। तो सब्सिक्वेंट जनरल मीटिंग कब कितने टाइम के लिए होल्ड हो सकती है, मतलब हर साल उसे कंपनी को एक एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करनी पड़ेगी अगर सब्सिक्वेंट है। लेकिन फर्स्ट वाली जो होती है वो 18 महीने तक का टाइम पीरियड की इन्हें छूट होती है। नेक्स्ट है पावर टू कन्वे एन एनुअल जनरल मीटिंग। तो अब कौन कौन पर्सन है जो एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करवा सकते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज प्रॉपर अथॉरिटी टू कन्वे एनुअल जनरल मीटिंग इन केस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, सेक्रेटरी, अदर ऑफिसर कॉल्स अ मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, मैनेजिंग डायरेक्टर के पास, मैनेजर और सेक्रेटरी के पास पावर होती है कि वो एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करवा सकते हैं। नोटिस है पब्लिक कंपनी इज रिक्वायर्ड टू गिव एटलीस्ट 21 क्लियर डेज नोटिस फॉर कन्वेइंग एन एनुअल जनरल मीटिंग। अगर एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है तो जिन को नोटिस देना चाहिए उन सभी को 21 दिन का पहले नोटिस दिया जाना चाहिए एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड होने का। डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ होल्डिंग द एनुअल जनरल मीटिंग। डेट, टाइम एंड प्लेस क्या होगी, तो बिजनेस आवर में हॉलीडे नहीं होना चाहिए, आप कभी भी उसे कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है होल्डिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग व्हेन एनुअल अकाउंट आर नॉट रेडी। अगर कभी ऐसा हो गया कि किसी फाइनेंशियल ईयर में जब तक आपकी एनुअल जनरल मीटिंग होनी है आपके अकाउंट फाइनल नहीं हो पाए हैं,
तो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन द एनुअल अकाउंट आर नॉट रेडी फॉर लेइंग एट द एप्रोप्रिएट एनुअल जनरल मीटिंग द कंपनी मस्ट होल्ड द एनुअल जनरल मीटिंग विद इन टाइम लिमिट ट्रांजैक्ट ऑल अदर बिजनेस अदर देन कंसिडरेशन ऑफ अकाउंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, अगर कभी ऐसा हो जाता है कि आपके अकाउंट प्रिपेयर नहीं है तो आप एनुअल जनरल मीटिंग में बाकी सारी चीजें कंडक्ट करवाओगे, सिर्फ वो जो अकाउंट वाला मैटर है उसे छोड़ दिया जाएगा, बाकी चीजों के लिए एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड होगी। नेक्स्ट है पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू कॉल एनुअल जनरल मीटिंग। द ट्राइब्यूनल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ कंपनी कॉल और डायरेक्ट द कॉलिंग ऑफ जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी। ये बोला गया है अगर किसी जो मेंबर है कंपनी का उसने ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन डाली है कि हाँ कंपनी से कहो कि एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करें, तो ट्राइब्यूनल के पास पावर होती है कि वो एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करवा सकती है। नेक्स्ट है पेनल्टी। तो द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल पनिशेबल विद अ फाइन एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट फाइन विच एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज पर डे। अगर इस एनुअल जनरल मीटिंग की कोई भी प्रोविजन को फॉलो नहीं किया जाता है तो जो भी ऑफिसर डिफॉल्ट में होता है उसे 1 लाख रुपए का फाइन लगेगा और अगर डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है तो 5,000 रुपीज पर डे का फाइन कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्या होती है? तो एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इज टू कंसीडर दोज ट्रांजेक्शन और बिजनेस विच कैन नॉट बी पोस्टपोन टिल नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। क्या है, जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो तो ईयर में एक ही बार कंडक्ट होती है, लेकिन अगर कुछ ऐसा बिजनेस है जो ट्रांजैक्शन है जिसे आपको अभी डील करना है, उस पर डिसीजन अभी लेना है, आप अगली एनुअल जनरल मीटिंग तक नहीं रुक सकते, तो फिर आप जो मीटिंग कंडक्ट करवाते हैं उसे कहा जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। It generally held between two consecutive annual general meeting to transact some urgent और special business। किसी अर्जेंट और स्पेशल बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए दो कंसेक्यूटिव एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में जो मीटिंग होती है उसे कहा जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कन्वेड बाय बोर्ड ऑन इट्स ओन। तो सेक्शन 100 प्रोवाइड द बोर्ड में वेन एवर थिंक फिट कॉल एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग। बोर्ड जब भी बोर्ड को सही लगे तो वो एनुअल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करवा सकता है। EGM conveyed by requisitionist themselves। अगर if board does not call the meeting within 45 days of receipt or requisition, the requisitionist may call the EGM within a period of 3 months from the date of receipt। क्या बोला गया है, कुछ होते हैं रिक्विजिनेट होते हैं जो कंपनी के जो जरूरी पर्सन्स होते हैं, अगर वो कह रहे हैं कि EGM होनी चाहिए लेकिन बोर्ड ने कितने 45 डेज के अंदर अंदर EGM को कंडक्ट नहीं करा, तो फिर वो उन रिक्विजिनिस्ट के पास पावर आ जाती है कि वो 30 दिनों के अंदर अंदर एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करवा सकते हैं। अब EGM कन्वेड बाय ट्राइब्यूनल। तो सेक्शन 98 ट्राइब्यूनल में आइदर ऑन इट्स ओन और एप्लीकेशन बाय डायरेक्टर और मेंबर ऑफ कंपनी हु वुड बी एंटाइटल्ड टू वोट एट मीटिंग ऑर्डर अ जनरल मीटिंग टू बी कॉल्ड। क्या बोला गया है, इसमें भी ट्राइब्यूनल के पास पावर होती है कि अगर कोई बोर्ड कोई डायरेक्टर ने या किसी मेंबर ने उनके पास एप्लीकेशन दी है कि EGM कंडक्ट करवाए ये कंपनी, इनको ऑर्डर दो, तो ट्राइब्यूनल EGM कंडक्ट करवा सकती है। अब अगर रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग, एक मीटिंग वैलिड होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, तो प्रॉपर अथॉरिटी। तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज प्रॉपर अथॉरिटी टू कन्वे अ जनरल मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उनके पास प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो जनरल मीटिंग कंडक्ट करवा सकें। फिर अगर नोटिस ऑफ मीटिंग, तो आप प्रॉपर नोटिस ऑफ मीटिंग मस्ट बी गिवन। एक जो नोटिस है वो दिया जाना चाहिए किसको, एवरी मेंबर ऑफ कंपनी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, असाइनी ऑफ इंसॉल्वेंट मेंबर, अगर कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया है तो उसके असाइनी को, उसके अलावा ऑडिटर और ऑडिटर ऑफ कंपनी को दिया जाना चाहिए और एवरी डायरेक्टर ऑफ कंपनी को। द नोटिस मस्ट गिवन 21 क्लियर डेज बिफोर द मीटिंग। जो नोटिस है वो 21 दिन पहले दिया जाना चाहिए। 21 क्लियर डेज, क्लियर डेज का मतलब है जिस दिन आपने भेजा है और जिस दिन उन्हें मिलेगा उसके बीच में 21 डेज होने चाहिए, वो दोनों दिन इंक्लूड नहीं होने चाहिए। कंटेंट ऑफ नोटिस में क्या क्या होना चाहिए, तो स्पेसिफाई द प्लेस ऑफ मीटिंग, डे ऑफ मीटिंग, आवर्स ऑफ मीटिंग एंड कंटेन स्टेटमेंट, क्या किस चीज के बारे में मीटिंग होने जा रही है, तो ये गिवन होना चाहिए। उसके बाद क्वेरम है, क्वेरम रेफर्स टू मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर हु मस्ट अटेन प्रेजेंट इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग। एक वैलिड मीटिंग होने के लिए जितने मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन की जरूरत होती है उसे कहा जाता है क्वेरम। A मीटिंग विदाउट मिनिमम क्वेरम इज इनवैलिड। एक अगर मीटिंग में क्वेरम नहीं है तो वो मीटिंग इनवैलिड मानी जाती है।
अब पब्लिक कंपनी के केस में क्वेरम क्या होता है, अगर कंपनी में 1000 से कम मेंबर हैं तो 5 मेंबर का क्वेरम माना जाता है। अगर 1000 से ज़्यादा लोग हैं लेकिन 5000 तक हैं तो 15 मेंबर का क्वेरम माना जाता है। अगर 5000 से भी ज़्यादा लोग हैं तो फिर 30 मेंबर का क्वेरम होना जरूरी है। प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 मेंबर होने जरूरी हैं, 2 मेंबर अगर हैं तो वो क्वेरम मान लिया जाता है। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ अ मीटिंग। तो बिफोर गिविंग अ नोटिस ऑफ कंपनी कैन स्टार्ट इट बिजनेस इट रिक्वायर टू हैव अ चेयरमैन हु कैन प्रिजाइड द मीटिंग, ही कंडक्ट द मीटिंग, मेंटेन द ऑर्डर, पुट अप द रेजोल्यूशन, काउंट द वोट एंड डिक्लेयर द रिजल्ट। मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मीटिंग का एक चेयरमैन अपॉइंट करना होता है जो कि मीटिंग कंडक्ट करेगा, ऑर्डर मेंटेन करके रखेगा, मीटिंग का रिजोल्यूशन पुट करेगा और वोट्स को काउंट करके डिसीजन बताएगा। नेक्स्ट है मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होते हैं। तो एवरी कंपनी मस्ट कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल प्रोसीडिंग ऑफ एवरी जनरल मीटिंग एंड ऑल प्रोसीडिंग ऑफ एवरी मीटिंग ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एवरी कमेटी ऑफ द बोर्ड। क्या बोला गया है, जो कंपनी ने मीटिंग कंडक्ट करी है कंपनी को उसका एक पूरा रिकॉर्ड बना के रखना होता है जिससे पता लग सके कि इस मीटिंग में क्या डिसीजन लिया गया है, उसे कहा जाता है आपका मिनट्स ऑफ मीटिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका पोस्टल बैलेट क्या होता है। तो अ कंपनी शैल ट्रांजैक्ट द फॉलोइंग बिजनेस ओनली बाय मींस ऑफ पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट होता है मतलब जब आप पोस्ट जो आपके पेपर पर लिखकर आप वोटिंग करते हैं एक तरीके से, उसे कहा जाता है आपका पोस्टल बैलेट। तो कौन कौन सी जरूरी चीजें होती हैं जो सिर्फ पोस्टल बैलेट की मदद से ही कंपनी पास कर सकती है। तो पहला है अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम। अगर कंपनी का जो कंपनी का मेमोरेंडम है उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज को अल्टर करना चाहती है, ऑब्जेक्ट क्लॉज मतलब जो पर्पज है कंपनी का उसे चेंज करना चाहती है, तो उसे पोस्टल बैलेट की मदद से इसके लिए अप्रूवल लेना होगा। उसके बाद अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल को अल्टर करना है तो उसके लिए पोस्टल बैलेट से जो हैगा रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। फिर चेंज इन प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस की प्लेस चेंज करनी है, लोकल लिमिट से आपको बाहर जाना है सिटी टाउन और विलेज से, तो पोस्टल बैलेट करवाना पड़ेगा। फिर चेंज इन ऑब्जेक्ट फॉर विच कंपनी हैज रेज्ड मनी, कंपनी ने जिस चीज के लिए पैसा रेज करा था उसे चेंज करना है, किसी और पर्पस में उस पैसे को यूटिलाइज करना है तो पोस्टल बैलेट की मदद से रिजोल्यूशन लेना पड़ेगा। फिर इश्यू ऑफ शेयर ऑफ डिफरेंशियल राइट एज टू वोटिंग और डिविडेंड, अगर शेयर इशू करने हैं विद डिफरेंशियल राइट तो फिर पोस्टल बैलेट करवाना पड़ेगा। वेरिएशन इन राइट अटैच टू क्लास ऑफ शेयर और डिबेंचर, जो शेयर और डिबेंचर हैं उनकी जो टर्म्स आएंगी उनमें चेंज करना है तो फिर पोस्टल बैलेट की मदद से होगा। बायबैक ऑफ शेयर बाय कंपनी, कंपनी को अगर शेयर्स को बायबैक करना चाहती है तो पोस्टल बैलेट की मदद से करेगी। इलेक्शन ऑफ अ डायरेक्टर, डायरेक्टर को इलेक्ट करना है तो पोस्टल बैलेट की मदद से होगा। सेल ऑफ होल और सब्सटेंशियली होल ऑफ एन अंडरटेकिंग ऑफ अ कंपनी, अगर किसी कंपनी जो कंपनी की अंडरटेकिंग है उसे बेचना है पूरी या उसका कुछ पार्ट तो पोस्टल बैलेट करवाना पड़ेगा। गिविंग लोन और एक्सटेंडेड गारंटी और प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, कोई लोन देना है या किसी गारंटी की को एक्सटेंड करना है तो फिर पोस्टल बैलेट करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका ई वोटिंग क्या होती है। तो ई वोटिंग इज टर्म इनसर्कलिंग सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ वोटिंग इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक मींस ऑफ कास्टिंग अ वोट एंड इलेक्ट्रॉनिक मींस ऑफ काउंटिंग द वोट। ई वोटिंग क्या होती है, ये एक तरीका होता है जिसके अंदर आप वोट जो डलवाते हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक मींस की मदद से डलवाते हैं और जो वोट्स की काउंटिंग होती है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली होती है। वोटिंग थ्रू ई मींस एज पर रूल 20 ऑफ कंपनीज एक्ट एवरी लिस्टेड कंपनी और कंपनी हैविंग नॉट लेस देन 1000 शेयर होल्डर शेल provide its meeting facility to exercise their right to vote at general meeting by electronic means। कंपनी रूल 2020 के अकॉर्डिंग जो भी लिस्टेड कंपनी है और अगर कोई कंपनी और उस लिस्टेड कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं वो कम से कम 1000 या 1000 से ज़्यादा शेयर होल्डर हैं तो फिर उस कंपनी को अपने शेयर होल्डर को ऑप्शन देना होगा कि वो ई वोटिंग के थ्रू वोट कर सकते हैं मीटिंग में। A member may exercise his right to vote at any general meeting by e-means and company may pass any resolution by electronic voting system as per provision of this rule। तो मेंबर के पास फिर पावर आ जाती है तो मेंबर इलेक्ट्रॉनिक मीन से वोट कर सकते हैं और कंपनी उन वोट्स के बेसिस पर कोई भी रिजोल्यूशन को पास कर सकती है। सबसे पहले आपकी इस यूनिट की स्टार्टिंग ही होती है प्रोविजन रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड आप सभी को पता है क्या होता है, शेयर का प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कि आप शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं उसे कहा जाता है डिविडेंड।
अब क्या क्या प्रोविज़न है कि आप कब कब डिविडेंड की पेमेंट कर सकते हैं। तो नंबर 1 है डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड एंड पेड ओनली फ्रॉम करंट ईयर प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड रेवेन्यू प्रॉफिट, मनी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट फॉर गारंटी गिवन इन रिलेशन टू डिविडेंड। तो डिविडेंड आप कहाँ कहाँ से दे सकते हैं, या तो आपके करंट ईयर का प्रॉफिट है उसमें से, या आपके जो पिछले ईयर्स का एक्यूमुलेटेड रेवेन्यू है, मतलब जो आपने इकट्ठा कर रखा है प्रॉफिट उसमें से, या फिर अगर आपको गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करवाई है, मनी प्रोवाइड करवाई है डिविडेंड देने के लिए, तो आप उसमें से डिविडेंड दे सकते हैं। सेकंड है, अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले आपको एक कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज है जो आपको प्रिस्क्राइब करी गई होगी, उसके उतना आपको प्रॉफिट है वो एक रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। नेक्स्ट है, डिविडेंड शुड बी डिक्लेयर्ड एंड पेड ओनली फ्रॉम जनरल रिजर्व, नो डिविडेंड शैल बी पेड आउट ऑफ कैपिटल रिजर्व। जो डिविडेंड की पेमेंट होगी वो सिर्फ जनरल रिजर्व में से आप कर सकते हैं, कैपिटल रिजर्व है अगर कोई तो उसमें से आप पेमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, अमाउंट ऑफ डिविडेंड मस्ट डिपॉजिटेड इन सेपरेट शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट विद इन 5 days फ्रॉम द डेट व्हेन द डिविडेंड डिक्लेयर। 5 दिनों के अंदर, जब से आपने डिविडेंड डिक्लेयर करा है उससे 5 दिनों के अंदर आपको उस डिविडेंड को एक अलग बैंक अकाउंट में, शेड्यूल बैंक में एक अकाउंट खोल के उसमें सबमिट करना होता है उतनी अमाउंट को। नेक्स्ट है, डिविडेंड शुड बी पेड ओनली टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। जो शेयर होल्डर आपके रजिस्टर्ड शेयर होल्डर हैं आप सिर्फ उन्हीं को डिविडेंड दे सकते हैं। नेक्स्ट है, डिविडेंड शुड बी पेड ओनली इन कैश थ्रू चेक और डिविडेंड वारंट थ्रू एनी डिजिटल मोड। जो डिविडेंड है वो आप कैश में दे सकते हैं, चेक से दे सकते हैं, डिविडेंड को वारंट के थ्रू दे सकते हैं, या फिर किसी और डिजिटल मोड के थ्रू डिविडेंड दे सकते हैं। नेक्स्ट है, डिविडेंड शेल बी पेड प्रोपोर्शनेटली ऑन द बेसिस ऑफ शेयर हेल्ड बाय ईच शेयर होल्डर। जितने शेयर होल्डर ने शेयर होल्ड कर रखे हैं उस प्रोपोर्शन में उसे डिविडेंड दिया जाएगा। डिविडेंड मस्ट बी पेड विद इन 30 days फ्रॉम डेट ऑफ डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन होने के बाद 30 दिनों के अंदर डिविडेंड पे हो जाना चाहिए। ये आपकी 8 प्रोविजंस हैं कि डिविडेंड पेमेंट की क्या आपकी प्रोविजंस अप्लाई दी गई हैं जो आपके कंपनी लॉ में दी गई हैं। नेक्स्ट है आपका पेनल्टी इन केस ऑफ इनएबिलिटी टू पे डिविडेंड। अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया लेकिन उसे पे नहीं कर पाई तो क्या पेनल्टी लगती है। तो इफ एनी कंपनी इज अनेबल टू पे डिविडेंड विद इन 30 days फ्रॉम डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, द एवरी डायरेक्टर ऑफ कंपनी हु नो अबाउट द डिफॉल्ट लायबल टू पे 1000 रुपीज पर डे टिल द डिफॉल्ट एंड विल पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years। क्या बोला गया है, अगर डिविडेंड डिक्लेयर होने के 30 दिनों के अंदर डिविडेंड पे नहीं किया जाता है तो जो डायरेक्टर होंगे कंपनी के, जो भी जिनको पता होगा इसके बारे में, उन पे पेनल्टी लगेगी 1000 रुपीज पर डे जब तक डिविडेंड पे नहीं हो जाता, और उसके साथ साथ उन्हें जेल भी हो सकती है 2 साल की। फिर अगर फर्दर द कंपनी लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन डिफॉल्टेड अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट रेट 18% पर एनम टिल द एंड ऑफ पीरियड ऑफ डिफॉल्ट। अगर कंपनी, ये तो हो गया था डायरेक्टर का, अब अगर कंपनी के ऊपर क्या लायबिलिटी आती है तो कंपनी को इस अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 18% पर एनम का। अब आगे आपका ये तो हो गया आपका डिविडेंड का कंसेप्ट क्लियर। अब आगे आपको पढ़ना है ऑडिट एंड ऑडिटर्स के बारे में। तो ऑडिट इज रेफर टू अ सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन और रिव्यू ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंपनी इन ऑर्डर टू नो वेदर द कंपनी इज प्रोवाइडिंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू इट्स स्टेक होल्डर। ऑडिट का मतलब क्या होता है, ये एक एग्जामिनेशन होता है किस चीज़ का, जितनी भी कंपनी ट्रांजैक्शन करती है कंपनी अपने एक अकाउंटिंग पीरियड में, उन सभी को एग्जामिन करना, ये जानने के लिए कि क्या कंपनी ने अपने स्टेक होल्डर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू एक सही इमेज दी है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है उन्हें क्या वो ट्रू एंड फेयर इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। तो ये जो है चेक करा जाता है वो ऑडिट प्रोसेस के थ्रू चेक करा जाता है, और जो पर्सन ऑडिट प्रोसेस को परफॉर्म करता है उसे आपका ऑडिटर कहा जाता है। अब एक ऑडिटर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो नंबर 1, ओनली अ क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। एक कोई पर्सन जो कि क्वालिफाइड है एज अ CA वही ऑडिटर बन सकता है। नेक्स्ट है, वेयर अ फर्म और LLP is appointed as an auditor, only those member of firm who are chartered accountant are qualified to signatory on behalf of firm। अगर अब आपने एक से ज़्यादा ऑडिटर को अपॉइंट करा है तो वो मिलकर एक फर्म बना लेते हैं, और आपने उस फर्म को अगर अपॉइंट करा है तो उस फर्म में जो CA हैं सिर्फ वही ऑडिट स्टेटमेंट के ऊपर साइन कर सकते हैं, वही क्वालिफाइड होते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। अब कौन कौन पर्सन डिस्क्वालीफाई हैं जो ऑडिटर नहीं बन सकते।
तो नंबर 1 आएगा अ बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेप्ट LLP रजिस्टर्ड अंडर LLP एक्ट। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर नहीं बन सकती, सिर्फ LLP अगर हैगी कोई तो वो ऑडिटर बन सकती है। सेकंड है एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ कंसर्न कंपनी, अगर जिस कंपनी का ऑडिट करवाना है उसी का कोई एम्प्लॉय या ऑफिसर है तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता। नेक्स्ट है पर्सन हु इज रिलेटेड टू ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी बाय वे ऑफ बीइंग अ पार्टनर और इन एम्प्लॉयमेंट, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि उस कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉय के साथ किसी भी टाइप की रिलेशन में है, चाहे वो पार्टनर है चाहे उसकी एम्प्लॉयमेंट में है, तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता। नेक्स्ट है अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव और पार्टनर, कोई भी ऐसा पर्सन जिसके रिलेटिव या पार्टनर क्या क्या हो, ये देखिए आपको 5-6 कुछ 8 कंडीशन दिए हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो इज हैविंग अ इंटरेस्ट इन कंपनी और सब्सिडरी, या तो उनका इंटरेस्ट है कंपनी में, या फिर ऑज एन अमाउंट टू कंपनी, कंपनी से अमाउंट ले रखी है लोन पर उन्होंने, कितने से 5 लाख रुपए से ज़्यादा की, या फिर हैज़ गिवन अ गारंटी और इंडेप्टनेस ऑफ थर्ड पर्सन टू दी कंपनी, कंपनी की इंडेप्टनेस है मतलब किसी थर्ड पर्सन के अगेंस्ट उन्होंने गारंटी दे रखी है 1 लाख से ज़्यादा की अमाउंट की। हैज़ अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी, उनकी कंपनी के साथ बिजनेस रिलेशनशिप है, या फिर इज रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर ऑफ एनी की मैनेजरल पर्सन, या फिर वो रिलेटिव है किसी के डायरेक्टर के या फिर KMP के, या फिर इज एम्प्लॉयड फुल टाइम एट सम अदर प्लेस, ही इज पार्ट ऑफ फर्म इन विच अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ 20 कंपनीज, या फिर वो 20 से ज़्यादा कंपनीज के ऑडिटर पहले से हैं, या फिर इज कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस और फ्रॉड एंड 10 ईयर हैज़ नॉट बीन पार्ट, या फिर वो किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व थे और उस फ्रॉड को करे हुए अभी 10 साल नहीं हुए हैं, या फिर रेंडर एनी सर्विस टू कंपनी और इट सब्सिडरी, या फिर उन्होंने अपनी सब्सिडरी और होल्डिंग को कोई सर्विस प्रोवाइड करी है, तो फिर वो पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकते। ये 8 कंडीशन दी गई हैं आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर को कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो एज पर सेक्शन 139 एन इंडिविजुअल ऑफ फर्म शैल बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी एट फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग इन लाइन विद फॉलोइंग प्रोविजन, कोई भी ऑडिटर को किसी कंपनी की जो न्यू इनकॉर्पोरेटेड कंपनी होती है उसकी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया जाता है कुछ कंडीशंस के साथ। पहली है द कंपनी शैल अपॉइंट एन ऑडिटर इन द फर्स्ट जनरल मीटिंग विद रिटन कंसेंट ऑफ ऑडिटर, सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन और नोटिफाइंग द रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया जाएगा, उसकी रिटन कंसेंट ली जाएगी, सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन लिया जाएगा और रजिस्ट्रार को 15 दिनों के अंदर इसके बारे में नोटिफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है लिस्टेड कंपनी शैल नॉट अपॉइंट और रीअपॉइंट एन इंडिविजुअल ऑडिटर फॉर मोर देन 1 टर्म कंसिस्टिंग ऑफ कंसेक्यूटिव 5 ईयर एंड एन ऑडिट फर्म फॉर मोर देन 2 टर्म कंसिस्टिंग ऑफ कंटिन्यूअस 5 ईयर ईच। क्या बोला गया है, कोई भी लिस्टेड कंपनी एक पर्सन को एज अ ऑडिटर सिर्फ एक कंसेक्यूटिव टर्म जो कि 5 ईयर की होती है उसी के लिए अपॉइंट कर सकती है, उसके बाद दोबारा रीअपॉइंट नहीं कर सकती है। और अगर किसी फर्म को एज अ ऑडिटर अपॉइंट कर रही है तो 10 साल के लिए कर सकती है, उससे ज़्यादा के लिए नहीं कर सकती। नेक्स्ट है द ऑडिटर रिमेन इन द ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन द एनुअल जनरल मीटिंग टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एनुअल जनरल मीटिंग। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होने के बाद जो ऑडिटर है वो कंपनी के ऑफिस में रहता है, ऑडिटर के ऑफिस में 6ठी एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसके कंक्लूजन होने तक, तो वही आपका 5 ईयर का पीरियड हो जाता है। नेक्स्ट है मेंबर ऑफ कंपनी आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर रोटेशन ऑफ ऑडिटिंग पार्टनर एंड देयर टीम बिलोंगिंग टू अपॉइंटेड ऑडिट फर्म ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ऑडिटेड बाय मोर देन 1 ऑडिटर। अगर किसी फर्म को अपॉइंट किया गया है तो जो मेंबर रहेंगे कंपनी के वो ऑडिटर्स की रोटेशन करवा सकते हैं एज अ मतलब हर बार एक नए ऑडिटर से उसी ऑडिट फर्म के ऑडिटर से ऑडिट करवा सकते हैं। In case of a government company, any other company owned or controlled directly or indirectly by central or state government, an auditor shall appointed within 180 days from beginning of financial year till ending of annual general meeting। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है या कोई ऐसी कंपनी है जो कि कंट्रोल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो जो उसका ऑडिटर अपॉइंट होएगा वो 180 दिन के अंदर होएगा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर बिगिन होने के बाद तक। नेक्स्ट है आपका ऑडिटर्स रोटेशन क्या होती है। तो एज पर सेक्शन 139 अ कंपनी शैल नॉट रीअपॉइंट एन इंडिविजुअल ऑडिटर फॉर मोर देन 1 टर्म एंड एन ऑडिट फर्म फॉर
टू टर्म्स यही बताया है, जो कोई भी कंपनी किसी एक ऑडिटर को, एक इंडिविजुअल को 5 साल के लिए और एक ऑडिट फर्म को 10 साल के लिए नहीं रख सकती है, 10 साल से ज़्यादा के लिए नहीं रख सकती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड द रूल रिलेटिंग टू रोटेशन ऑफ ऑडिटर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑडिटर के रोटेशन से रिलेटेड रूल दिया है। क्या दिया है? द ऑडिट कमेटी ऑफ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रिकमेंड द नेम ऑफ इंडिविजुअल ऑडिटर और ऑडिट फर्म दैट वुड बिकम द ऑडिटर ऑफ कंपनी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टीनियर ऑफ प्रेजेंट ऑडिटर। जो ऑडिट कमेटी है वो रिकमेंड करेगी नेम किसका, कि इस ऑडिटर के पीरियड खत्म होने के बाद अब नया ऑडिटर कौन आएगा। उसके बाद द ऑडिटर ऑफ ऑडिट फर्म हु इज बीइंग कंसीडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट इन नेक्स्ट टर्म शैल नॉट एसोसिएटेड विद करंट ऑडिटर। जो नेक्स्ट टर्म में ऑडिटर अपॉइंट होने वाला है वो पिछले वाले ऑडिटर से किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। एनी ब्रेक टेकन बाय अपॉइंटेड ऑडिटर विद इन कंटिन्यूस ऑफ 5 years शैल कंसीडर्ड एज फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ रोटेशन। अगर 5 साल के बीच में ऑडिटर ने कोई ब्रेक ले लिया है तो फिर उसे रोटेशन के क्राइटेरिया में इन्वॉल्व कर लेंगे। इफ अ पार्टनर ऑफ ऑडिट फर्म हु इज इन चार्ज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑडिट फर्म रिटायर एंड ज्वाइन एनी अदर ऑडिट फर्म देन बोथ द ऑडिट फर्म रिमेन इनएलिजिबल टू बी रीअपॉइंटेड। अगर कोई एक पार्टनर रहेगा जो पहले किसी फर्म में था और ऑडिट कर रहा था, अब वो पार्टनर इस फर्म को छोड़कर किसी दूसरी ऑडिट फर्म में चला जाता है, तो फिर ये पहले पुरानी वाली भी और नई वाली दोनों ऑडिट फर्म के लिए फर्म इनएलिजिबल हो जाती हैं उस सेम फर्म का ऑडिट करने के लिए। नेक्स्ट है आपका रिमूवल ऑफ ऑडिटर। क्या होता है? तो द ऑडिटर इन ऑफिस शैल स्टैंड रिमूव्ड फ्रॉम द पोजीशन बाय वे ऑफ रिमूवल बाय कंपनी और बाय ऑडिटर रेजिग्नेशन। किसी भी ऑडिटर को दो तरीके से रिमूव किया जा सकता है, या तो कंपनी रिमूव कर सकती है या ऑडिटर खुद रिजाइन दे जाए। द ऑडिटर सर्विंग अ कंपनी कैन रिमूव्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन बिटवीन इट्स टीनियर ऑफ सर्विस बाय स्पेशल रिजोल्यूशन। सिर्फ स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके रिमूव किया जा सकता है। दिस कैन डन बाय ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सिर्फ तभी किया जा सकता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल ले लिया जाएगा। फिर अगर इफ द ऑडिटर वांट टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोजीशन ही शैल सबमिट द सेम इंडिकेटिंग द रीजन एंड अदर रिलेवेंट फैक्ट अबाउट द रेजिग्नेशन विद द कंपनी एंड रजिस्ट्रार विद इन 30 days। अगर ऑडिटर रिजाइन करना चाहता है तो उसे कंपनी के पास इसके बारे में बताना होगा कि वो रिजाइन क्यों करना चाहता है, रीजन बताना होगा 30 दिनों के अंदर अंदर। नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर वायलेशन। तो इफ एन ऑडिटर इज अनेबल टू फॉलो द रूल ऑफ रेजिग्नेशन देन ही शैल लायबल फॉर पनिशेबल अमाउंट ऑफ ₹50,000 अमाउंट इक्वल टू रिमरेशन विच एवर इज लोअर। अगर कोई भी ऑडिटर ऊपर दिए गए क्राइटेरिया का, मतलब अगर उसे रिजाइन देना है तो क्या क्या कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी, उसका वायलेशन करता है तो उस पर के ऊपर 50,000 रुपये या फिर जितनी उसकी रिमरेशन थी, इन दोनों में से जो भी अमाउंट लोअर होगी इतनी पेनल्टी लग सकती है। नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट मीनिंग ऑफ वाइंडिंग अप। क्या होता है? तो वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी इज द प्रोसेस वेयर बाय इट्स लाइफ एंडेड। वो प्रोसेस जिससे कंपनी की लाइफ खत्म हो जाती है उसे कहा जाता है वाइंडिंग अप। इट्स प्रॉपर्टी इज एडमिनिस्ट्रेटेड फॉर benefits of member and creditor. An administrator called liquidator is appointed as he takes control of the company, liquidate its assets, pay debts and finally distribute any surplus among the member as per their right। अब वाइंडिंग अप होता कैसे है? तो इसके लिए एक ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है जो कि कंपनी के सारे एसेट्स को लिक्विडेट करता है, सारे डेट्स को पे करता है। उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो फिर वो शेयर मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो उसे कहा जाता है आपका लिक्विडेटर और वही कंपनी का वाइंडिंग अप करवाता है। मोड्स क्या क्या होते हैं वाइंडिंग अप के? तो दो तरीके से होता है, कंपल्सरी बाय ट्राइब्यूनल और बाय लिक्विडेशन अंडर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। और सर्कमस्टांसेस फॉर वाइंडिंग अप बाय ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल के केस में कब वाइंड अप होता है? तो नंबर 1 है इफ कंपनी हैज बाय स्पेशल रिजोल्यूशन रिजॉल्व दैट कंपनी वुड वाइंड अप आउट बाय ट्राइब्यूनल। अगर कंपनी ने स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके ये डिसाइड कर लिया है कि कंपनी का वाइंड अप ट्राइब्यूनल के द्वारा होगा, तो फिर उस केस में होता है ट्राइब्यूनल के अकॉर्डिंग। इफ कंपनी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मतलब अगर कंपनी ने कंट्री के इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी मतलब देश हित से बाहर जाकर कोई काम करा है तो फिर उसका वाइंडिंग अप ट्राइब्यूनल कर देती है। नेक्स्ट है द ट्राइब्यूनल इज ऑन द ओपिनियन दैट अफेयर ऑफ कंपनी हैज कंडक्टेड इन फ्रॉडुलेंट मैनर। अगर ट्राइब्यूनल को लगता है कि जो कंपनी के अफेयर हैं, ऑपरेशन है, वो फ्रॉडुलेंट मैनर में हो रहे हैं, मतलब फ्रॉड हो रहा है कंपनी में, तो फिर ट्राइब्यूनल वाइंड अप कर देती है। If company has made a default in filing with registrar its financial statement or annual return for immediately 5 consecutive year।
अगर कंपनी ने पिछले 5 सालों के एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करे हैं तो ट्राइब्यूनल वाइंड अप कर सकती है उसे। फिर इफ ट्राइब्यूनल ऑफ द ओपिनियन दैट जस्ट एंड इक्विटेबल दैट कंपनी शुड बी वाउंड अप, अगर ट्राइब्यूनल को किसी और बेसिस पर यह लगता है कि कंपनी का वाउंड अप होना जरूरी है तो फिर कंपनी को वाउंड अप कर सकती है ट्राइब्यूनल।